तो भाई एज एक्सपेक्टेड जो हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया डोमिनेट करेगी, शायद न्यूजीलैंड वाला मैच थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को जीतना चाहिए और सही फाइनल्स में आना चाहिए। एग्जैक्टली वही हुआ है। पर किस तरीके से हमने इतना ज्यादा डोमिनेट कर दिया न्यूजीलैंड को, और ये जो 4 स्पिनर वाली जो ट्रिक निकल के आई है, हम सब लोग इंक्लूडिंग अस, मैंने एक्स क्रिकेटर्स को भी सुना, मैंने सारे जर्नलिस्ट को सुना, हम लोग भी ये बोल रहे थे कि यार अश्विन ने बोला था कि 5 स्पिनर आप स्क्वाड में क्यों लेके जा रहे हो। पर अगर ये प्लान था और अगर मैनेजमेंट को पता था कि क्या होने वाला है, तो भाई वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट। उसके भी बातें आगे जाके करनी भी है। और मतलब एज एक्सपेक्टेड हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले हैं, जो कि हमें लग ही रहा था कि ये इनएविटेबल चीज होने वाली है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि हमें सेमीफाइनल्स में ही मिल जा रही है। तो मैं थोड़ा दूसरा ओपिनियन था उसको लेके। बट हम लोग को बेसिकली आज इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, न्यूजीलैंड वाला मैच हम लोग क्यों जीते, जिस तरीके से हम जीते वो क्यों हुआ है, उसके पीछे के टेक्निकल रीजंस क्या है, क्या सीख हमें मिल सकती है, क्या गेम प्लान चल रहा है इंडिया का, और कैसे वही गेम प्लान हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, या फिर एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट पे खेल के उनको पछाड़ सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी मोर और लेस हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। यही ऑब्जेक्टिव होने वाला है आज। आपको डिटेल में एक रिव्यू मिलेगा न्यूजीलैंड वाले मैच का, और एक बहुत ही टेक्निकल प्रीव्यू भी मिलने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, इफ यू हैव एनीथिंग टू से, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक मैं डायरेक्टली वही कहूँगा भाई, हमारे वीडियो को आप लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दी है, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स करने लग गए हैं इस चैनल पे। अभी हमने न्यूजीलैंड वाली भी करी थी, एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसकी भी लाइव स्ट्रीम करेंगे। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको भी हम लोग पिन कर देंगे कॉमेंट्स में, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। आराम से बैठे एंजॉय करिए इस चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल स्पेशल को। सबसे पहले यार मुझे लगता है हम लोग जो प्री मैच बिल्डअप था जरा उससे शुरू करते हैं। जब हमने टीवी खोला, मैं रात क्या सुबह 6 बजे सोने गया था काम करके, और फिर 12 बजे तक मैं उठ गया था क्योंकि हमें 1:30 बजे से लाइव स्ट्रीम करनी थी। और मैंने आई थिंक मतलब क्या 12:30-1 बजे तक वो आना शुरू हो ही जाता है, या तो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या तो स्टार स्पोर्ट्स भी शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, जब स्टार स्पोर्ट्स मैंने खोल के देखा तो मुझे मैच के बारे में कम पता चल रहा था, और ये बात ज्यादा मुझे पता चली कि विराट कोहली का 300 ओडीआई है। मेरा एक टॉकिंग पॉइंट था ही है। मतलब आई थिंक हिंदी कमेंट्री को मैं वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहता हूँ उसके, एंड कई बार मैं आके बोलता हूँ, बट भाई साहब दिस वाज अ डिसग्रेस। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू कहना चाहता हूँ कि आपने, मतलब मैं उस पॉइंट पे भी डिटेल में आऊँगा अभी, जब विराट कोहली आउट हुए हैं, गिलक्रिस्ट ने कैच पकड़ा है, आधा घंटा निकल चुका था, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल मेहनत करके बिल्ड कर रहे थे, टीम की एक बात नहीं हुई है। तब से यही बात निकली जा रही कि अरे वो आत्मा निकल गई है टीम भारत की धड़कन, हाँ ये हो गया है वो हो गया है। यार मतलब दिस इज वेयर आई प्रेफर इंग्लिश कमेंट्री राइट नाउ। दीज सेम गाइज विल बी वेरी फोकस्ड ऑन द गेम जब इंग्लिश कमेंट्री हो रही होगी, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद विराट कोहली। बाय द वे, अगर कोई पहले उस बात पे ऑफेंस ले रहा है तो कोई भी प्लेयर, रोहित शर्मा भी अगर होंगे ना और ऐसी बातें हो रही होंगी तो हम अपोज ही करेंगे, क्योंकि ये देखो 300th ODI इज अ बिग डील। बहुत ही गिनती के हाथ पे आप गिन सकते हो इतने लोगों को प्रिविलेज मिलता है कि आप 300 ODIs रिप्रेजेंट कर पाओ अपनी कंट्री को। डेफिनेटली सेलिब्रेट करना बनता है इस चीज को, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, एक इंपॉर्टेंट मैच है, आप डिसाइड, आपको इससे पता करके चलेगा कि आप किसको सेमीफाइनल्स में खेलने वाले हो। और मतलब अभी फोकस एक ICC इवेंट पर है। अगर ये बायलैटरल सीरीज होती तो मुझे समझ में आता। वहां पे यार आपने जो कमेंट्री करी है, मतलब मैंने पहली बार ये, क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे पता नहीं क्यों लगी हुई थी, मैंने चेंज नहीं करा। मैंने बहुत सोच रहा था कि चेंज क्यों नहीं करी अभी। हाँ, मैं बहुत टाइम बाद सुन रहा था, पर उस टाइम पे मेरा रिएक्शन था कि क्या बोले जा रहे हैं भाई, मैंने चेंज नहीं करी, पता नहीं। तो भगवान चाहते थे कि मैं सुन के एक्सपीरियंस करूँ इस चीज को, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि लेट्स नॉट मेक एवरीथिंग अबाउट वन प्लेयर। यहाँ पे टीम खेलने के लिए आई है, हमें टीम पे फोकस करना है, हर एक प्लेयर को इंपॉर्टेंस देनी है। ओकेजन सेलिब्रेट करो, लेकिन you should know when to celebrate the other players. मतलब it was such a big disrespect to अक्षर पटेल and श्रेयस अय्यर उस टाइम पे, जो कि पता है बाद में काफी लोगों ने लिखा भी हुआ है। जो संजना जी जो है, बुमराह की वाइफ जो है, उन्होंने ट्वीट अभी डाला, मैं देख रहा था अभी जस्ट पहले, कि श्रेयस अय्यर वो आउट होके जा रहे थे, वो स्टेडियम में ही थी, उन्होंने एक फोटो डाली उनकी कि इस बंदे को कभी अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, उसको हाइप ही नहीं मिलती, कभी डिजर्व करते। एक काफी लोगों ने बोला है। प्लस इन जनरल भी यार, मतलब चलो हम लोग वैसे भी स्टार स्पोर्ट्स से इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं ये लोग कि
मैच से पहले जो भी बिल्डअप होगा वो ये लोग विराट कोहली के अराउंड ही करने वाले हैं, वो गारंटीड होता है। प्लस 300 ओडीआई था तो उसमें डेफिनेटली यही था, सबको पहले से पता था कि उनकी ही बातें होने वाली है। उसमें मतलब आपने हर एक प्लेयर को, चाहे वो फॉरेन का खिलाड़ी हो चाहे वो हिंदुस्तानी खिलाड़ी हो, सबका अलग अलग इंटरव्यू लिया है, सबसे आप विराट कोहली के बारे में पूछ रहे हो, फिर सारे इंटरव्यूज अब हम सबको दिखा रहे हो, तो लगता है कि आप जबरदस्ती ठूस रहे हो सबके अंदर। तो चलो उतना मुझे समझ में आता है, बट एट द सेम टाइम जब वो मैच चल रहा था, ठीक है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था, बड़ी तारीफ होनी चाहिए उस चीज़ की, विराट कोहली आउट हो गए, भारत की धड़कन आउट हो गई, बट यार वो दोनों कितना अच्छा खेले हैं। अल्टीमेटली वो सैंडर ने आके तो यही बोला था ना शेष ईयर के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, गेम चेंज कर दिया उसने। आपने उनकी कोई बात ही नहीं करी, पूरा टाइम आप विराट कोहली पे लगे रह गए। तो एटलीस्ट जब मैच चल रहा हो तब तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यार बाकी खिलाड़ी भी हैं। आई थिंक इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट कि वो कैच बहुत ही बड़ा था, बहुत ब्लाइंडर ऑफ अ कैच, तो उसकी बातें करेंगे, बट एंड आई गेट इट, बट एक टाइम आता है जब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड जो करंट प्रेजेंट सिचुएशन है उस मोमेंट पे जीकर जो हो रहा है वो आपको ऑडियंस को समझाना चाहिए। तो वहां पे गाइज लाइक सुनील गावस्कर, लाइक हर्षा भोगले, इवन रवि शास्त्री, दिनेश कार्तिक एन अपकमिंग गाय कमेंट्री में कितना टेक्निकल चीज़। कल मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी, मतलब ट्विटर पे काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत अपकमिंग बहुत अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं ये। नहीं तो अगर तुम देखो तो इनका जो स्काई स्पोर्ट्स के साथ का भी जो पूरा सीन रहा है, जब ये विराट कोहली रोहित शर्मा के वो स्टेडियम में बैठ के इंटरव्यू करते थे, याद है? एक लॉर्ड्स में एक इंटरव्यू था विराट कोहली का, 21 की बात है मेरे ख्याल से, 21 की बात है। तो तब से जो उनका टेक्निकल एनालिसिस भी रहा है, जैसे कई बार वो प्री मैच शोज पे भी आके रहे हैं, तो लोगों ने तारीफ ही करी है कि मतलब देखो कभी भी किसी भी क्रिकेटर की टेक्निकल एनालिसिस जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि मैं मान लो मैं मैच खेल रहा हूँ, मैंने कुछ एक थॉट से कोई बॉल डाली है, अब जो वहां एक क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो कुछ और सोच रहे होंगे, जरूरी नहीं कि वो चीज मैच करे, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे। शायद मैंने गलती से बॉल डाल दी हो, पर द वे ही ट्राइज टू एक्सप्लेन थिंग्स, जितने नुआंसेस पे वो जाते हैं वो काफी अप्रिशिएबल रहता है। तो ये चीज मुझे हिंदी कमेंट्री में बिल्कुल नहीं दिखने को मिली। आई होप ये जो टेक्निकल एनालिसिस है दिनेश कार्तिक की, इट पेज ऑफ इन आरसीबी। हाँ राइट, वो नहीं होने वाला पर देखते हैं यार। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉस होता है, देखो भाई टॉस आई थिंक वाज द मोस्ट क्रूशियल टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस गेम। बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि टॉस से हमें पता चलता है कि मिथ सैंडर पिच को कैसे रीड कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये पिच वो पाकिस्तान वाले मैच जैसी नहीं थी, ये बांग्लादेश वाले मैच जैसी थी, एक स्लो टर्नर थी। सैंडर पता नहीं क्यों कहते हैं कि हमें चेस करना है, और हमें लगता है कि सेकंड इनिंग्स में अंडर द लाइट्स बॉल बेटर आएगी, अच्छी स्किड ऑन होके आएगी। अब ये मैं न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट को कॉल आउट करूं या फिर सैंडर कॉल आउट करूं, बिकॉज आप मतलब अगर कोई स्पेक्ट्रम है, पिच का स्पेक्ट्रम है, अगर ये सच है तो आप इतना दूर हो उससे, एकदम ही ऑपोजिट एंड पर हो, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थे। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि हमें तो बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि हम लोग पहले से चेस करते हुए आ रहे हैं, तो हमें टेस्ट करना था अपने बॉलर्स को कि वो सेकंड इनिंग्स में कैसी बॉलिंग करते हैं। आई थिंक कंडीशंस वाइज भी राइट डिसीजन था पहले बैटिंग ही करना। हाँ, आई थिंक मतलब अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड टॉस टू लूज। उन्होंने खुद ही गलत चूज कर लिया तो हमारा फायदा भी हो गया, प्लस रोहित शर्मा को वैसी बैटिंग लेनी थी, प्लस इन जनरल भी जो भी लोग जैसे संजय बांगर थे, पीयूष चावला थे, हरभजन सिंह थे, उन सब ने ऑलरेडी, आकाश चोपड़ा थे, उन सब ने पिच को ऐसे ही रीड किया था कि आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बाद में जाके स्पिन का बहुत रोल होगा, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था। एंड अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इट तो टर्न आउट वैसी ही करी पिच। अब डैरन मिचेल वापस आए, और ये हमने कहा भी था कि जो इंडिया के अगेंस्ट उनका मैचअप बनता है वो आएंगे ही आएंगे वापस, तो वो एकदम एक्यूरेट था। बट बाहर कौन गए? कॉनवे गए। मुझे लगता है वहां पे दे हैव मिस्ड अ बिग ट्रिक। वेल यंग, आई नो पहले मैच में 100 मारी थी, बट कॉनवे जैसे पेडिग्री एक्सपीरियंस का प्लेयर, उस बंदे ने अभी टेस्ट मैचेस भी खेले थे, उस बंदे ने कुछ हद तक वरुण चक्रवर्ती को आईपीएल में भी खेला है। विल यंग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई थिंक रचिन रविंद्र के साथ अगर कॉनवे होते, अब या तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में उन्होंने करा, क्या करा, कहीं सेंचुरी के चक्कर में तो नहीं कर दिया कि उन्होंने सेंचुरी मार दी, हो सकता है। मतलब मेरा ये कहना था कि यार आप ऐसे मैचेस में उस बंदे को हमेशा प्रेफर करना चाहिए जिसने इंडिया जैसी तगड़ी टीम को स्पिनिंग कंडीशंस में पहले एस कर रखा है। तो अगर आप इतने सालों से आईपीएल भी खेल रहे हो, अभी अपने टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, तो डज दैट एक्सपीरियंस काउंट फॉर नथिंग? तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिएक्शनरी डिसीजन था। आई थिंक न्यूजीलैंड ने टॉस पे ही 2-3 डिसीजंस गलत लिए हैं। और ये जो मैचअप वाली बात थी कि कॉनवे क्यों बाहर गए हैं और यंग क्यों रुके हैं, ये मैंने काफी लोगों को डिस्कस करते हुए देखा नहीं, तो आई थिंक ये भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट था। बट रोहित शर्मा 4 स्पिनर, मैं आपको सच में बता रहा हूं, सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट 2007 के आसपास से, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम
किस बंदे को इतना बोल्ड होके ये बोलते सुना था कि हम तो 4 स्पिनर खिला रहे हैं भाई टीम में, हाँ एक ओडीआई में, या सिर्फ एक आप फास्ट बॉलर खिला रहे हो, मतलब हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर है, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर आप खिला रहे हो। इवन आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम किस मैच में ये चीज़ देखी थी। ऑल्दो धोनी के एरा में वो लग्जरी भी नहीं थी हाँ कि हार्दिक पांड्या से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। एक कपिल देव थे और फिर बाद में एक हार्दिक पांड्या ही आए जो कि मेन स्टे रहे टीम में 10-15 सालों के लिए। बट रिगार्डलेस भाई, मतलब एक फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर, ये मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था कि ये सही में करने वाले हैं। एंड एक्चुअली इस मोमेंट पे देखो, अब हमें मैनेजमेंट की तारीफ भी करनी चाहिए, हमने सबने क्रिटिसाइज करा है। हाँ मैं अभी भी कहूंगा कि रोहित शर्मा की जो हालत थी वो क्लियरली हैमस्ट्रिंग इशू बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो लंगड़ाते फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि भाई अगर एक ही मैच की बात थी तो अगर जायसवाल जैसा कोई बंदा होता स्क्वाड में तो आपको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि रोहित शर्मा फोर्सफुली हर मैच खेलें। क्योंकि फिर केएल राहुल की ऊपर पोजीशनिंग आएगी, अब वैसे ही रन नहीं बन रहे, फिर वो और हो जाएगा कि भाई पोजीशन चेंज कर दिया। मतलब वरुण चक्रवर्ती का एवरीवन वाज सेइंग कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सब लोग कह रहे थे कि ये सबसे अनलाइकली है कि वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। आई थिंक मैं अभी भी स्टिक करूंगा इस बात पे कि 5 स्पिनर्स की जरूरत शायद नहीं थी। क्योंकि आप अल्टीमेटली 4 स्पिनर्स खिला कितने मैचेस खेले रहे हो, एक ही मैच में खिला है, शायद सेमी फाइनल में खिलाओगे। तो अगर इतना ही था तो आई थिंक एक बैटर एक्स्ट्रा या फिर एक पेसर एक्स्ट्रा ले लेते। पेसर एक्स्ट्रा आई थिंक अब तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको खिलाना ही एक पेसर है तो फिर वो सिराज वाली बात तो बाहर ही हो जाती है। तो आई थिंक अश्विन भी जो कह रहे थे, जो एक्सपेक्टर्स कह रहे थे, वो तो अब चीज़ एकदम ही रिलेवेंट हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक जायसवाल जैसा बैटर था जिसको आपने टेस्ट भी कराया था पहले ओडीआई में, शायद आप एक ऐसा बैकअप वो रख सकते थे। अगर आपको पता था कि इंग्लैंड वाले सीरीज में भी कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा की तबीयत सही नहीं थी और अभी हैमस्ट्रिंग का भी इशू चल रहा है। आई थिंक वहां पे दे कुड हैव डन अ बिट बेटर। बट अगर आप 5 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, कोई 4 लाइनअप में खिलाने हैं, तो यू कांट रियली कॉल देम आउट कि एक तो आप बैकअप रखना चाहोगे ही चाहोगे। आई स्टिल बिलीव वाशिंगटन सुंदर को आप चाहते तो हटा के करा सकते थे। मतलब 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला तो ये है कि काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप शामी को मत खिलाओ एंड हर्षित को रख लो टीम के अंदर। इसके बारे में क्या कहना है? मतलब एक ही पेसर खिलाना तो आप हर्षित को खिला लो। अगर आप टीम में सिर्फ एक पेसर खिलाने वाले हो, then that पेसर बेटर बी एक्सपीरियंस्ड। आप ये नहीं चाहते हो कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आप सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हार्दिक पांड्या इज नॉट वेल ऑल्सो। अच्छा, उनके भी तबियत हार्दिक पांड्या का मैच के दौरान तबियत खराब नहीं है, जब भी वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं उनकी बैक पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ही इज ऑल्सो नॉट एट हिज फुल फिटनेस। शायद एक कोइंसिडेंस नहीं है कि उन दोनों ने सिर्फ 4 ओवर डाले। ऑफ कोर्स स्पिन जब चल गई थी तो आप बाकियों से बॉलिंग क्यों ही कराओगे, बट जैसे शमी को भी अगर आपने देखा तो सिर्फ 3 ओवर डाले थे स्टार्टिंग में, हार्दिक पांड्या इनफैक्ट 4 ओवर डाले थे। तो जो हमारे 2 पेसर खेल रहे हैं राइट नाउ, वो दोनों भी अपने फुल फिटनेस में नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि फील्डिंग में भी इंडिया की जो थोड़ी बहुत डाउन हो रखी है एज अ कलेक्टिव, यार 3-4 प्लेयर तो इंजर्ड ही चल रहे हैं, उसके थ्रू पुश कर रहे हैं अभी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि कई लोगों को शायद नहीं पता चलता होगा, एंड वी क्रिएट अजम्पशंस कि मन नहीं लग रहा है, कमिटमेंट नहीं है वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली में देयर आर कंसर्न्स जो कि आप बता नहीं सकते हो पब्लिकली। एंड सो सिर्फ एक ही पेस से खिलाना, तो आई थिंक अर्शदीप को भी चांस देने का सेंस नहीं बनता था। आई थिंक अर्शदीप खेल सकते थे। अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात करें तो उनको आईसीसी इवेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ, हर्षित राणा तो एकदम डेब्यूटेंट ही, बिल्कुल डेब्यूटेंट है। उन्होंने एक T20 वर्ल्ड कप जीत रखा है और दोनों T20 वर्ल्ड कप्स में हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। प्लस न्यू बॉल के साथ अगर आप बेसिकली 4 स्पिनर खिला रहे हो और सिर्फ 2 पेसर खिला रहे हो, तो 90% ऑफ द जॉब जो पेसर्स की होगी वो नई बॉल के साथ ही होगी। डेथ बॉलिंग में इतना ज्यादा आने नहीं वाला है ना, मिडिल ओवर्स तो भूल ही जाओ। तो अगर आपका 90% ऑफ द एफर्ट नई बॉल के साथ ही जाने वाला है, जो कि एक्चुअली स्टैटिस्टिकली प्रूवन भी है कि जो पेसर्स ने 8 ओवर डाले उसमें से 7 ओवर जो थे वो पहले के 7 ओवर थे, उसके बाद सिर्फ 1 और एक्स्ट्रा है शमी का। तो तब आपको एक नया बॉल का स्पेशलिस्ट अगर मिल जाएगा, बिकॉज शमी में अभी बताऊंगा, हम लोग थोड़ा सा अभी हम लोग रैंडम डिस्कशंस पे जा रहे हैं, बट शमी टू मी, मतलब हार्दिक पांड्या वाज लुकिंग बेटर देन शमी विद द न्यू बॉल। ओ भाई, शामी के साथ क्या एग्जैक्टली सीन है? क्योंकि इसको करेंगे अभी बात, जब बॉलिंग में तब करेंगे। ठीक है, पहले बैटिंग की बात करते हैं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉक पॉइंट होने वाला है सबके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये 4 स्पिनर का जो ये मास्टर प्लान था, यार ठीक है, मेरे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि जायसवाल को एज अ बैटर रख लेते या सिराज को एज अ बॉलर रख लेते, जो कि कई लोगों ने कहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 4 स्पिनर खिला रहे हो, ये चीज डेफिनेटली किसी ने नहीं देखी थी। हाँ, और अगर ये चीज पुल ऑफ हो रही है
तो सारा का सारा क्रेडिट रोहित शर्मा और मैनेजमेंट को जाता है। मैं भी ये कहना रहा था कि मतलब आपने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करी है, और उसके बाद अगर वो पुल ऑफ हो रही है तो फिर हम क्या ही क्वेश्चन करें उस चीज। मतलब रैंक टर्नर्स, अरे यार टेस्ट मैच में भी आप यूजुअली 3 ही तो स्पिनर खिलाते हो, अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल, अश्विन जडेजा, कुलदीप यादव, 4 स्पिनर तो आप कहाँ ही खिलाते हो। और आपने ओडीआई में एक स्लो टर्निंग विकेट पे, अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पे भी टर्निंग विकेट है तो लोगों को बैटिंग में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया को फायदा हो गया। इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन इंडियन टेस्ट मैचेस। देखो इंडियन टेस्ट मैचेस में जो पिच बनती है उसमें टर्न बहुत फास्ट होता है। ओके, एक स्लो बर्नर पिच पे और एक रैंक टर्नर में फर्क क्या है, क्या लगता है तुम्हें? मतलब फास्ट होता है क्या, बॉल ज्यादा तेज? तुम देखते हो जब रैंक टर्नर्स होती है तो जब भी बॉल लैंड करती है पफ ऑफ डस्ट निकलता है। हाँ, जिसको वो गावस्कर जी ने कहा था एक बार कि वो पफ ऑफ डस्ट करके ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ, प्लस किसी फॉरेनर ने कहा था। हाँ, फॉरेनर्स काफी कंप्लेंट करते हैं इस चीज के बारे में। पफ ऑफ डस्ट मतलब वो स्पिट करती है बॉल, हाँ, ऑफ द विकेट बहुत तेज टर्न करती है, शार्प टर्न करती है, बाउंस करती है, मतलब स्किट कर जाती है उसके पे। हाँ, इट्स एट अ वेरी गुड पेस। या आप फॉर एग्जांपल मैं डम डाउन करता हूँ चीजों को, एक बॉल रेंग तो आपके पास आ रही है तो आप कितने भी बेकार खिलाड़ी हो गए आप बॉल को मीट तो कर ही लोगे, जिसने जिंदगी में बैट पकड़ा नहीं होगा। उसी बॉल को अब मैं 50 किलोमीटर पर आवर से करूं तो शायद कुछ लोग बीट हो जाएंगे, उसको अब मैं 200 किलोमीटर पर आवर से कर दूं तो 99.999% लोग बीट होंगे। तो जब कोई बॉल की ट्रैजेक्टरी जितनी तेज स्पीड पे आती रहेगी उतना मुश्किल होता रहेगा बैटर के लिए। तो रैंक टर्नर्स पे हमें वही देखने को मिलता है। स्लो बर्नर्स पे अगर आपको खेलना आता है, स्लो बर्नर मतलब कि जो कि हमने दुबई में देखा है कि बॉल टर्न तो हो रही है बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉम्पनसेट फॉर दैट टर्न। ऑफ द विकेट बॉल तेज नहीं आएगा पड़ के, तो टर्न हो भी रहे तो आपके पास टाइम है कि आप उसको मनूवर कर पाओ, अपनी बॉडी को प्लेस कर पाओ आइडियली। ऐसे विकेट्स पे ना बैटिंग इज नॉट दैट टफ। अगर आपको स्पिन को खेलना आता है तो आप बहुत ज्यादा रन बना सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा का मतलब आप 400 मत मान के चलो, 270 280 आराम से बना सकते हो। सेंचुरी एज अ बैटर आप स्कोर कर सकते हो, श्रेयस अय्यर कर सकते थे, गिल ने करी है, कोहली ने करी है। रैंक टर्नर्स पे हम हमेशा क्या कहते हैं कि एक बॉल पे आपका विकेट लिखा हुआ है और वो आने ही वाला, कोई भी बॉल हो सकती है वो। तो उसके लिए आप क्या करो कि जब तक आपको, जैसे जडेजा के लिए कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहे हैं, इसलिए बॉल आई, मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बॉल हमेशा एंगल के साथ पड़ के अंदर जाएगी, एक बॉल बाहर निकल जाएगी। तो जो बाहर निकल रही है वो तो आप बीट होते रहोगे। आप हमेशा उस बॉल के लिए खेलोगे बैट पैड के सामने बैट रख के जो बॉल पड़ के अंदर आने वाली है, ताकि वो मिस हो गए ना तो आप प्लम हो जाओगे एलबीडब्ल्यू। बाहर निकल रही है पड़ के तो आप बीट होते रहोगे, कोई बात नहीं, आउट तो वैसे ही बॉल पे होना है। अप्रोच सर्वाइवल का होता है वहां पे। स्लो बर्नर्स पे इफ यू कैन प्ले स्पिन यू कैन स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स। थोड़ा बैलेंस का चक्कर होता है कि यस थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बट यू कैन स्कोर रन्स देयर। हाँ, मतलब इफ यू नो हाउ टू मैन्यूवर द बॉल, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको बहुत ज्यादा, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है विकेट को रीड करना और उस पर खेलने का तरीका आना। ऑल्दो न्यूजीलैंड स्टैटिस्टिकली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी जो कि स्पिन खेलते हुए, मैं वही थोड़ा चौका था इसलिए मैच में देखते हुए। तो उसमें बहुत बड़ा रीजन वरुण चक्रवर्ती का है ना। क्योंकि अब उसकी बातें करेंगे। देखो हम लोग बहुत सारे टॉक पॉइंट्स वाले हैं, हम लोग थोड़ा जंबल अप करेंगे। इसके मैं टाइम स्टैम्प्स बाय द वे बता दूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे डालने वाला हूँ, बट डाल दूंगा कुछ ना कुछ करके। एंड टाइम स्टैम्प जिनको नहीं दिख रहे होते आप डिस्क्रिप्शन पर जाके हमेशा देख सकते हो। हर वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। कभी कभी यूट्यूब जो है ना वो 24-48 घंटे ले लेता है वो टाइमलाइन पे दिखाने पे, तो आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। रिगार्डलेस यहाँ चलो पहली इनिंग पे चलते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग, क्योंकि आज मुझे लगता है पूरा पॉडकास्ट हमारे इंडिया की बॉलिंग पे होने वाला है। पहले लेट्स गेट डन विद द बैटिंग। जिस तरीके से हमने स्टार्ट करी, देखो अब यहाँ पर भी गिल और रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, वन सेकेंड, देखो पिच का यहाँ पे हाथ है रोहित शर्मा के डिस्पोजल में स्पेशली, क्योंकि अगर यही पिच हमें इंडिया में दिख रही होती जैसे कि वर्ल्ड कप्स में थी, आप कंसिस्टेंटली दोबारा मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से 50-60 रन 40 रन देख रहे होते हैं एट अ क्विक फायर रेट। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, दो फैक्टर्स हैं। एक तो बॉल ऑफ द विकेट उतना तेज नहीं आएगा, एज ए सेड एक स्लो बर्नर विकेट है। अगर पार्टर विकेट होती तो वही चीज चांटा लग के गई होती बाहर। क्योंकि स्लो बर्नर है तो आपका रिस्क रहता है कि आप बैट थोड़ा जल्दी पहले चला दोगे, जो कि इसका एक बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन हमने वही बीजीटी में देखा था। जब वो अपने लास्ट टेस्ट मैच में पहली इनिंग में जो आउट हो गई थी, कि बैट पहले ही चल गया, बैट पहले आ गया, बॉल आई नहीं। सेम तरीके से रणजी में भी आउट हुए थे वो। एग्जैक्टली। यहाँ पे ही वेंट ऑन द शॉट, थोड़ा जल्दी खेल गया बिकॉज बॉल लेट है। सेकेंड पॉइंट, बॉल इतनी छोटी थी नहीं कि आप आराम से फ्रंट फुट पे पुल कर दो। इट वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो ऐसे में ना कई बार आप रूम के लिए क्रैम्प कर जाते हो। अगर बॉल बहुत छोटी पड़ी और आपके पास आ रही है तो यू हैव चांसेस टू फ्रीज अप योर आर्म्स। आराम से आप खोल के
हुक मार सकते हो। या जब वो क्रैम्प कर रखा है ना आपको रूम के लिए जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ है, तो फिर आपको शॉर्ट टाइम जैब ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि गिल बहुत अच्छा मारते हैं। उसी में रोहित शर्मा को उतना रूम मिला नहीं, मिड विकेट पे आउट हो गए। ऑल्दो ये गिल और रोहित शर्मा दोनों ही हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मतलब बॉल मूवमेंट इतना हो रहा था कि ये लोग बार बार बीट हो जा रहे थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू मीट। नहीं तो बॉल डेफिनेटली विलोरोक और वो अपना मैट हेनरी और जेमिसन तीनों ने जो बॉलिंग करी है, हेनरी इन पर्टिकुलर जो आउटस्विंग करा रहे थे स्टार्टिंग में, इट वाज कमेंडेबल। जो गिल आउट हुए उसमें, इनफैक्ट अभी मैं वकार यूनिस का एक वो देख रहा था, जो आता है ना उनका बड़ा फेमस शो है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग मैं पर्सनली नहीं करता था, मैं स्पिन डालता था, तो फास्ट बॉलिंग के मैं नुआंसेस हमेशा सीखता रहता हूँ। बड़ा अच्छी चीज़ उन्होंने बताई। बेसिकली आउटस्विंग जब आप कर रहे हो, आपकी दोनों जो उंगलियां हैं वो सीम पर हैं ऐसे, और आप अपने रिस्ट को ओपन अप करके स्विंग करते हो बॉल। कहते हैं कि मैं जब वॉबली सीम करनी होती थी मुझे, तो मैं ये जो मेरी दो उंगलियां हैं ये सीम के साइड में रखने के बजाय एक उंगली सीम के ऊपर रख दूंगा, अच्छा, और दूसरी यहाँ रख दूंगा, ऐसे करके रख दूंगा। और इसमें क्या होगा, मैं इसको रिलीज उसी तरीके से करूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी वॉबली सीम पे गिरेगी, और जब ये लैंड करेगी तो बॉल एंगल के साथ बाहर नहीं जाएगी उतना, वो पड़ के सीधी चली जाएगी। अच्छा, तो गिल वही है, गिल जो है वो पहले उन्होंने देखा बॉल की ट्रेजेक्टरी की ऐसे आ रही है, डाउन द लेग साइड से स्विंग हो रही है, वो सर पहली लाइन पे गिर जाता फ्लिक मारने के लिए, बॉल अल्टीमेटली स्ट्रेटन्स अप एंड वो पैड पे लग जाती है। द सैड थिंग इज कि गिल के आउट होने के बाद जो सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट करा है, क्यों भाई मुझे समझ में नहीं आया कि आप गिल को कैसे ट्रोल कर सकते हो। आउट ऑफ ऑल पीपल उस बंदे ने 5 मैचेस में 50+ स्कोर करा या फिर सेंचुरी मारी है, उसके बाद एक मैच में आदमी नहीं चला, तो आप उसको ट्रोल कर रहे हो इंटरनेट पे आके। हाईली स्टूपिड। नहीं, ट्रोल किस बात के लिए कर रहे हो कि रन नहीं मारे? हाँ, रन नहीं मारे, इंपॉर्टेंट मैच था, रन नहीं मारे। तो सेमीज में तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन मारे थे उसमें, वही तो मतलब आई थिंक ये गिल का हेटरेड भी जो हो गया है ऑफ लेट, कुछ ज्यादा ही हो गया है भाई, मतलब जस्ट बिकॉज वो पीआर लोग करते रहते उसके चक्कर में जो मन में आता है लोग लिख देते हैं ट्विटर पे। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, एंड जब तक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या फिर जब तक क्रिटिसिज्म बनता है तब आप कर रहे हो, इट इज अंडरस्टैंडेबल। बट मतलब अगर 6 मैचेस इन टोटल में एक मैच में नहीं चला आदमी, तो आप क्या बोलोगे भाई उसको? और उसका विराट कोहली आते हैं, हाँ, वो 300 तोड़ दिए, और भाई जो स्टार्ट किया था, ऐसा लग रहा था कि आज है इंटेंट। मतलब व्हाट आई सॉ फ्रॉम विराट कोहली वाज काफी अग्रेसिव लग रहे थे वो। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि आके थोड़ा रिजर्व लगते विराट कोहली ऑफ लेट, बट यहाँ पे आती वो चौकी भी मार दिए थे उनने 2। अच्छा, डू यू थिंक दिस इज अ कोइंसिडेंस कि हमारे दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, तो इनफील्ड को टपाने वाले जो शॉट्स होते हैं विराट कोहली खेलने लग गए थे? मैं यही कहने वाला था कि एक तो पॉइंट ही है ना हमारी बैटिंग में, अगर रोहित शर्मा नहीं चलते बाई चांस और फिर शुभमन गिल भी नहीं चलते, तो फिर वो जो एक स्टार्ट वाला जो पॉइंट होता है ना कि पहले 10 ओवर्स को मैक्सिमाइज हमारा जो खेलने का तरीका है जिसके चलते हमने इतने सारे टूर्नामेंट्स डोमिनेट करें, कि वो स्टार्ट ही ऐसी दे देंगे कि उसके बाद आराम से खेल सकते लोग। विराट कोहली का ओडीआई फॉर्मेट में इट्स नॉट हिज फोर्टे कि वो पावर प्ले में आके मैक्सिमाइज कर दे उस चीज़ को। वो थोड़े जो फ्लैम्बॉयंट शॉट्स होते हैं, जो थोड़े पावर हिटिंग वाले शॉट्स होते हैं, वही लोग कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे मैंने कई लोगों को ये बोलते सुना कि यार दे डिस्कोर्स है पब्लिक में कि रोहित शर्मा को शायद इन विकेट्स के लिए अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। हाँ, कि जैसे मैंने कमेंट्स भी बहुत पढ़े थे हमारे वीडियोस पे कि मतलब आप जो है अगर स्लो टर्नर्स आ रहे हैं तो क्या जरूरत है वैसे अग्रेसिव खेलने की, माइट एज वेल लुक टू सर्वाइव, एंड व्हाई आई हार्डली डिसएग्री विद दैट इज, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने अभी एक्स क्रिकेटर्स के भी ओपिनियंस देखा था, उन्होंने भी सेम चीज़ से बैक करा है। अच्छा, कि यार देखो आज न्यूजीलैंड मैच क्यों हारी है, मल्टीपल रीजंस हैं। एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, आपने जो पहले 10 ओवर उसको मैक्सिमाइज नहीं करा। सो राइट फ्रॉम द सेकंड पावर प्ले 10 से 40 ओवर के बीच का, यू आर ऑलवेज चेजिंग द गेम। अगर आपको चेजिंग द गेम नॉट इन द सेंस कि भाई आप बहुत ज्यादा पीछे हो, बट यू आर जस्ट बैटलिंग टो टू टो। अगर आपको स्टार्ट अच्छी मिल गई होती, जो कि शायद अर्जुन रविंद्रा कर देते अगर आउट ना होते, तो आप ऑलरेडी ड्राइवर सीट पे हो, फिर आपके टर्म्स पे डिक्टेट होता है गेम कि आपको कितना डीप लेके जाना है। जब श्रेयस अय्यर पाकिस्तान के अगेंस्ट आके कहते हैं कि हमें ये मैच 5 और पहले खत्म कर देना चाहिए था, वो लग्जरी आ कहाँ से रही है? वो हमारे ओपनर्स देने कि फिर आप डिसाइड करो आपको गेम कितना डीप लेके जाना है। रोहित शर्मा इन विकेट्स पे आई गेट वाई पर्सनली उनके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर वो अपना स्टांस चेंज कर दें इस पूरे थॉट पे कि हमें अग्रेसिव स्टार्ट लेनी है। बट 2 रीजंस, नंबर 1, रोहित शर्मा इन विकेट्स पे वैसे भी रन्स पहले पावर प्ले के बाद मारने आसान नहीं होने वाले, तो रोहित शर्मा विद दैट इंटेंट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर बिकम्स अ हैक। अगर वो करेंगे ना, तो हमें 10 ओवर के बाद इतना ज्यादा आगे हम निकल चुके होंगे गेम में कि हम टर्म्स डिक्टेट कर रहे होंगे हमें कितना टाइम चाहिए मिडिल ओवर्स में रीबिल्ड करने के लिए। दैट इज प्राइसलेस।
नंबर 1 ये बात हुई। सेकंड बात क्या होती है कि यार अगर रोहित शर्मा ऐसे नहीं भी खेलेंगे, नाउ यू सी, अगर गिल आउट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? क्योंकि फिर वो ओनस या तो विराट पे आएगा तो श्रेयस पे आएगा। हर बार तो वो लोग पुल ऑफ नहीं कर सकते जो इनसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है ओपनर से। विराट कोहली आज वो चीज कर रहे थे, विराट कोहली वाज लुकिंग वेरी एग्रेसिव, बट अगर वो आउट हो जाएंगे तो फिर एकदम से आप देखते हो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रखा है। थैंक गॉड कि हम 2018-19 के एरा में नहीं जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टॉप 3 के बाद कोई बैटर नहीं होता। और ये क्यों हो पा रहा है? श्रेयस और अक्षर ने रीबिल्ड क्यों कर पाए? क्योंकि माय मेन पॉइंट, रोहित ऐसा अगर खेल रहे हैं ना, इसलिए 8वें नंबर पे एक बैटर है। अगर रोहित को लंबा टाइम लेके खेलना है तो नंबर 8 पे बैटर हटा दो, फिर आप 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाओ। एक्स्ट्रा बैटर नंबर 8 पे होने का पॉइंट ही है कि अगर रोहित शर्मा स्टार्ट पे 30-40 रन मार दें और वो नंबर 8 का बैटर 20 रन भी मार दे तो हमें एक टॉप ऑर्डर के बैटर से 50 रन का आउटपुट एक मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिलता अगर नंबर 8 पे एक बैटर नहीं होता तो द वेरी रीजन व्हाई वी नीड अ बैटर एट नंबर 8 इज प्योरली बिकॉज रोहित शर्मा इज सपोज्ड टू प्ले द वे ही इज प्लेइंग। तो आप पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दोगे। अगर रोहित शर्मा को वैसे नहीं खेलना स्टार्टिंग में तो हमें 8वें नंबर पर बैटर की जरूरत नहीं है, और ये मैं कह रहा हूँ जो कि पीछे पड़ा रहता है नंबर 8 पे बैटर रखने के लिए। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत ही वेल थॉट आउट है। दिस अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा इज स्टिकिंग टू व्हाट ही हैज बीन डूइंग इवन दो द विकेट्स आर स्लो। प्लस आई थिंक जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे भी क्योंकि रोहित शर्मा के गेंद आना है तो शायद कोहली फैंस हो उसमें। विराट कोहली आई थिंक ये एक जनरल डिस्कशन पॉइंट है, इसमें कोई हेट किसी का कुछ मतलब इन जनरल भी मतलब विराट कोहली जैसे मतलब ओडीआई का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारने के बाद कहा था कि जो ओपनर्स काम करते हैं उसके लिए हमारी जॉब काफी इजी हो जाती है। 2023 वर्ल्ड कप में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने कहा था ये तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है भी। प्लस आई थिंक मोर सो ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस जहाँ पे अगर हमें मिल गया क्विक फायर 40-50 तो वो तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आगे जाके हमारे लिए। केन विलियमसन को हम लोग देख रहे थे, अल्टीमेटली लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी होगी बात, वही बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ मतलब पर वो अगर स्टार्टिंग में रन आ जाते तो शायद फिर वो जिता ही देते वैसे खेलते खेलते मैच को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा अपना माइंडसेट वही रखें इस टाइम पे, एंड भाई कभी पुल ऑफ होगा कभी पुल ऑफ नहीं हो पाएगा। 5 ही गेम का टूर्नामेंट है, इसलिए एक मैच में अभी नहीं हुआ, इसलिए आप सबको लग रहा है 2 मैच में नहीं हुआ तो आप सबको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बट होपफुली आगे आने वाले 2 मैचेस में पुल ऑफ होगा। द नेचर ऑफ विकेट्स हैज अ लॉट टू डू विद इट, क्योंकि इन विकेट्स पे वैसा खेलना बहुत आसान होने नहीं वाला है। रिगार्डलेस हमारे ओपनर्स आउट होते हैं, जब विराट कोहली आते हैं अब वो ओनर्स लेके चल रहे थे कि हम मैक्सिमाइज करेंगे पावर प्ले को, एंड जिस बॉल पे अल्टीमेटली वो आउट हुए हैं बेकार बॉल थी। पहली बात तो इट वाज मेंट फॉर अ बाउंड्री, दैट विकेट प्योरली बिलोंग्स टू ग्लेन। हाँ आई थिंक वो बाउंड्री जा भी रही थी भाई इसमें विराट कोहली का आई डोंट थिंक बहुत यार वो बहुत भाई, अगर आपने कभी पॉइंट पे फील्डिंग करी है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पॉइंट पे फील्डिंग करना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? जब आप स्लिप्स पे फील्डिंग करो, आई थिंक स्लिप्स पे तो ऐसे पॉपुलर एक नोशन ये कहा जाता है कि हर एक कैच मुश्किल होता है, नो कैच इज इजी, क्योंकि स्लिप्स पे बॉल जिस पेस पे बॉलर बॉल डाल रहा होता है उससे ज्यादा तेज स्पीड से आती है बॉल जब बैट पे एज लगता है और स्लिप पे पहुंचती है, उससे ज्यादा तेज आती है। मतलब मुझे याद है एक बार मैं फील्डिंग कर रहा था, जब मैं पहली बार फील्डिंग करनी शुरू करी थी, तो तुम्हें को राहुल भैया याद है हमारे अकेडमी में थे, मतलब वो रणजी खेलने के उसमें थे प्रॉस्पेक्ट में, बता दूं, और वो बहुत तेज, मतलब 140 क्लिक्स के आसपास थे। मैं था 16-17 साल का, मुझे लगाया स्लिप पे, फर्स्ट स्लिप पे, भाई उन्होंने निकाले एज। पहली बात तो जब बीट हुए थे तब बड़ा मजा आ रहा था, आवाजें निकाल रहे थे, उन्होंने निकाली एज, मुझे बॉल उनके हाथ से रिलीज होते हुए दिखी, बैट पे एज लगता हुआ दिखा, उसके बाद मुझे बॉल फील हुई यहाँ लगते हुए छाती पे, मैं सच बता रहा हूँ। और मेरे बाय चांस हाथ ऐसे थे यहाँ पे सही पोजीशन पे, मैं अवेयर था कि मैं सही स्टांस पे खड़ा हूँ, तो फंस गई आके। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मुझे वो बॉल एज पे लगते हुए दिखी है, और उसके बाद मेरी आई साइड, बाय द वे जिनको नहीं पता बता दूं, मेरी आई साइड नियर परफेक्ट है, हमेशा से रही है, आई एम ब्लेस्ड विद दैट। मुझे यहाँ दिखी थी और फिर यहाँ लगते हुए, छाती पे लगते हुए दिखी, नील पड़ा था बाद में यहाँ पे, इतनी तेज बॉल आती है। पॉइंट पे प्रॉब्लम पता क्या होती है, साइड और एंगल आप देख रहे हो बैटर का, ठीक है, तो बैटर जब किसी बॉल को स्लैश कर रहा है, बेसिकली आपको क्या दिख रहा है साइड से कि बॉल बैटर ने स्लैश करी हुई है और इसी एंगल पे मेरे पास आ रही है, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा उस टाइम की डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। इट्स वेरी टफ, आई गेट इट, नहीं क्योंकि वो आपको सामने से बॉल ऐसे ही दिख रही है और वो ऐसे पास आए जा रही है, बस आपको साइडवेज पता नहीं चल रहा कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बॉल का, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहां पे उस बंदे का जो रिएक्शन टाइम था, उसने बॉल अल्टीमेटली जो पकड़ी उसकी बॉडी के पीछे पकड़ी है, बॉडी के सामने नहीं पकड़ी, पीछे पकड़ी है। 0.62 सेकंड्स का रिएक्शन। हाँ, मतलब इन जनरल भी आई ऑल्सो फील कि स्लिप पे जब आप खड़े होते हो तो मतलब बहुत तेज आएगी बॉल, शायद रिएक्शन टाइम आपका और कम मिलेगा आपको रिएक्ट करने का, बट मतलब द मूवमेंट इज नॉट मच। हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, पर पॉइंट पे आपको शायद कूद वूद के उधर वो एरिया बहुत बढ़ जाता है जो आपको कवर करना होता है। प्लस आई थिंक भाई मतलब hands down he is the best fielder of our generation, but I have not seen even Jadeja take these kind of catches. I disagree. Did you see what Jadeja said to Virat Kohli? क्या उसको डिकोड करे थे लोग जब विराट कोहली बैठे थे, वो भी भाई क्या बैठे थे विराट कोहली, मुझे समझ में नहीं आ रहा था नीचे क्या पहना हुआ था, उन्हें लग रहा था कि टाइट्स होता है ना भाई, वो देख के ऊपर विराट कोहली प्रॉपर ऐसे और नीचे लग रहा था लड़कियों की टांगे बहुत फनी लग रहा था देख नहीं, वो टाइट्स होता पहनने पड़ते हैं। तो जडेजा ऐसा कुछ कह रहे थे, मतलब डिकोड ऐसा करा है लोगों ने कि कहते कि अच्छा कैच बहुत तगड़ा था, ऐसे करके वो दिखा रहे थे, बट कई बार वो मतलब ऐसे उनकी एक्शन से लग रहा था कि ग्लेन फिलिप्स थोड़ा ओवर वो कर देते हैं, जैसे कूद ज्यादा गए तो ऐसा देखने में लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट कैच। नहीं, ये मैं इसको स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करूंगा, मैंने अभी इसके ऊपर पूरी स्टैट्स ढूंढ के निकाली नहीं है, बट नाउ दैट यू आर सेइंग, परहैप्स नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। जडेजा इज अ बेटर फील्डर ओवरऑल, मोर एफिशिएंट, मोर एक्यूरेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है थ्रोइंग आर्म, दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। फील्डिंग में सिर्फ कैचिंग नहीं होती है, एथलेटिसिज्म सिर्फ नहीं होता है, बिग पार्ट ऑफ इट श्योरली, बट एक वेल राउंडेड फील्डर कौन है इस वक्त? इट इज रविंद्र जडेजा। मतलब कैचिंग में क्या ग्लेन फिलिप्स बेटर है? यार आई थिंक ग्लेन फिलिप्स दैट ही इज एबल टू कवर सबसे बड़ा फोर्टे है एथलेटिसिज्म। हाँ, एंड अगर आप नोटिस करोगे द वे ही लैशेस ऑन टू अ बॉल, जो डाइव करने का तरीका भी है, ये मैंने एक नया टेक्निक देखा है न्यूजीलैंड प्लेयर्स में भी, कि जब भी कोई बॉल डिप कर रही होती है ऊपर से और आपको दूर से भाग के आके डाइव करना होता है, तो वो डाइव भी ना बड़ी एक वो कैमरा फ्रेंडली वे जो होता है ना, कि ऐसे बॉडी पोजीशन कर लेंगे पूरी भागते वक्त और फिर साथ में ही पूरी बॉडी को कूद जाएंगे, हवा में थ्रो कर देंगे अपनी बॉडी को, ऐसे पैरेलल होगी बॉडी। यूजुअली आप जो होता है बॉल के पास जाते वक्त वो चीज करते हो, वो बहुत पहले से ही थ्रो करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये आई डोंट नो अगर मैं ये चीज अच्छे से समझा भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे इसके लिए विजुअल्स चाहिए रहेंगे, तो मे बी इन सम अदर पॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम में करके दिखाऊंगा। तो इट इज वेरी ट्रू कि द ग्राउंड दैट ही कवर्स इज द बिग एट्रीब्यूट इज हिज एथलेटिसिज्म, बट फील्डिंग में 100 चीजें होती हैं, उसका एक बेटर ऑलराउंड 360 डिग्री मास्टर कौन है? वो जडेजा ही है। ओके, शायद ग्लेन फिलिप्स आप कह सकते हो ऑन पार अब हो गए होंगे, एज में तो फर्क है भाई। हाँ, मतलब बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कैचेस के तो बहुत सारे कॉम्पाइलेशंस देखे हैं, जडेजा की भी देखे हैं, बाकी प्लेयर्स की भी देखे हैं, बट जिस तरीके के कैचेस इसने पकड़े हैं यार, एक्चुअली वो बात जो थी ना, क्रिकेट में विराट कोहली ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही थी, कि जब मैं 1.5 घंटा रोज जिम एक्स्ट्रा करता हूँ तो मुझे वो 1.5 सेकेंड्स का एक वो स्प्लिट एडवांटेज देते हैं फील करते वक्त, कि जो चीज़ के लिए मुझे डाइव मारनी पड़ती है एक हाथ से, वो मैं दोनों हाथ से भाग के पकड़ पा रहा हूँ। तो जडेजा के भी तुमने कई सारे कैचेस देखेंगे पॉइंट पे पकड़ते हुए, तो ही रीचेज द ग्राउंड, ही कवर्स द ग्राउंड एंड रीचेज द बॉल वेरी वेल। तो कई बार आपको देखने में वो इतनी चीज अच्छी नहीं लगेगी। मतलब आई थिंक मतलब ये ग्लेन फिलिप्स पे अप्लाई नहीं होगा, ऑल्दो मतलब ही इज आल्सो क्वाइट फिट, देखने में तो ऐसा ही लगता है। नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ एथलेटिसिज्म उनका सबसे बड़ा फोर्टे है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ओवरऑल आई थिंक ये बात अप्लाई होती है कि वेल राउंडेड बेटर फील्डर कौन है। मतलब अगर आपको विकेट आपसे 10 मीटर दूर है और आपको थ्रो मारनी है, आप किसको बैक करने वाले हो? मैं जडेजा को। हाँ, फील्डिंग एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, बेटर वेल राउंडेड फील्डर, आई थिंक हर जगह जडेजा का थोड़ा सा बेटर अभी है। थ्रोइंग आर्म तो मुझे लगता है कोई मैच ही नहीं है, तो इन पैरामीटर्स पे आई थिंक जडेजा बेटर हो जाते हैं। ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आउट होते हैं विराट कोहली अल्टीमेटली, अब हमारे पास 7 ओवर के अंदर ही अंदर 3 विकेट गिर चुके हैं 30 रन पे, और अभी इन नियर फोर्सेबल फ्यूचर हमें दिख रहा है कि पेसर्स ही बॉलिंग करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा अनदर डिबेटिंग पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या केएल राहुल को ऊपर भेजा जाना चाहिए था? हाँ, क्योंकि उस समय मैंने रायना को भी बोलते हुए सुना था कमेंट्री में, ये क्योंकि मैं हिंदी कमेंट्री सुन रहा था इस बार, एंड ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आई थी कि इस वक्त लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्पिनर्स को डोमिनेट करने के लिए करते हो। स्पिनर्स अभी आने नहीं वाले, एक नई बॉल से आप अक्षर पटेल को एक्सपोज करना चाहते भी हो, क्योंकि केएल राहुल इज मोर सूटेड फॉर दीज कंडीशंस। तो नेचुरली एक ये सवाल आएगा कि केएल राहुल को खेलना चाहिए था कि नहीं। इन एन आइडियल वर्ल्ड आप आर्ग्यू कर भी सकते हो कि केएल राहुल आ सकते थे हमें बैटिंग करने के लिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैं इसको काउंटर भी करूंगा, लेकिन सी वेरी ऑनेस्टली
आई थिंक केएल राहुल आते तो उसमें कुछ गलत नहीं होता, बट मेरा पॉइंट ये अल्टीमेटली कि अक्षर पटेल जिस तरीके से खेल रहे हैं उस चीज़ को, मतलब या तो अक्षर पटेल आके आउट हो जाते तो आप कहते कि भाई आपने नई बॉल से एक्सपोज कर दिया, वो खेल नहीं पाए, आपने गलत डिसीजन लिया, बट उस आदमी ने आके जैसे खेला है वो देख के लग रहा है कि नंबर 5 का खिलाड़ी 10 साल से खेलता हुआ आ रहा है। दूसरी बात, अगर केएल राहुल ऊपर आते और आउट हो जाते तो फिर शुरू हो जाता, पोजीशन चेंज कर दी, या हाँ, वो भी तो बात है ना, पक्का होता है। तो आई थिंक मैनेजमेंट ने तो उल्टा और क्लैरिटी ही दी ना कि रिगार्डलेस ऑफ कि कब कितने विकेट गिर रहे हैं, तू टेंशन ना ले यार, मैंने तेरे को प्रॉमिस करा है कि अब तेरा नंबर 6 है या नंबर 7 है तो वही रहेगा, मैं तेरे को अननेसेसरली ऊपर नहीं भेजूंगा नई बॉल से एक्सपोज करने के लिए। आई थिंक वहां पे मुझे कंसिस्टेंसी दिख रही है मैनेजमेंट की। मतलब ऑन दी अदर नोट जो लोग कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट रहते हैं उसके साथ, यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी दिखी है। और फर्स्ट पॉइंट एज यू सेड कि जो बैटिंग अभी कर रहे हैं अक्षर पटेल, आप किस मुंह से कह सकते हो कि वो नंबर 5 पे पहले नहीं खेलते आए थे? और वंस अगेन माय पॉइंट, देखो यार कई लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज भी करा था कि बोलते हो कि यार केएल राहुल को अब थोड़ा सा ज़्यादा शायद अभी नेगेटिव हो उनको लेके। भाई केएल राहुल को हमने जितना डिफेंड करा है उतना किसी ने नहीं करा होगा। मतलब हम लोग 2023 की स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उस चीज को कि आपको नहीं होना है, ट्रस्ट करो, खेलेगा। टू द पॉइंट कि जब 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, हमने जो पॉडकास्ट निकाला था उस रात को, उसमें भी हम लोग का था कि यार क्या केएल राहुल के अलावा हम और चीजों को भी देखते हैं ना, अभी सिर्फ वही क्यों देख रहे हैं। बट आफ्टर दैट बीजेटी यार देयर इज डेफिनेटली अ थिंग कि बिग मैचेस में, बिग ओकेशंस पे वो इशू आता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट नाउ। इस मैच में तो मतलब अक्षर पटेल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्या? अक्षर पटेल नंबर 7 नंबर 8 पे खेल रहे हैं इतने सालों से, अब उन नंबर 9 पे खेलते हैं टेस्ट मैचेस पे अश्विन जडेजा के बाद। उनको नंबर 5 पे तुम इमेजिन करो किसी एक टेल एंडर तो नहीं, बॉलिंग ऑलराउंडर जो थे इनिशियली, अब तो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। उनको एक बड़े आईसीसी इवेंट से पहले जहां पे इतना प्रेशर है कि अगर आप नहीं जीते तो आपके ऊपर लानत है, आपसे कह देगा कि अब आपको ऊपर बैटिंग करनी है क्योंकि एक नए कोच आए हैं, और वो बंदा परफॉर्म भी कर रहा है। मतलब आई थिंक टाइम एंड टाइम अगेन ये जो भी प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, चाहे हम लोग T20 वर्ल्ड कप फाइनल ले लें, उसमें भी उनको एकदम से ऊपर भेजा गया था थोड़ा, भाई हर बार वो आदमी परफॉर्म करके दिखा रहा है एंड इट नेवर लुक्स लाइक कि इस बंदे को अच्छा प्रमोट करके ऊपर भेजा तो शायद हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं इस आदमी का। जब भी वो खेलता है मतलब ही उसको ऊपर खिलाने का पॉइंट ही ये था कि आप गेम खोल सकते हो, जब स्पिनर्स आएंगे आप गेम खोल सकते हो। पर अभी तो बिल्ड भी कर रहे हैं। वो दोनों क्वालिटी उस आदमी के पास है कि अच्छा ठीक है स्पिनर्स आएंगे तो मैं गेम खोल भी दूंगा, और अगर टीम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो मैं यहाँ से बिल्डअप कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो दोनों चीज करके दिखा रहे हो, तो आप क्यों वो ट्रस्ट शो नहीं करोगे? नहीं, और ये लोग कर पा रहे लेकिन केएल राहुल क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, वो तो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट भाई। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद केएल राहुल इन दिस मैच। नहीं, मैं तो अभी भी कहूंगा कि लेट्स वेट टिल द फाइनल। ये ग्रुप स्टेज मैच था, एक बड़ी इनिंग आने वाली है। ये ग्रुप स्टेज मैच था। आई वाज लाइक, और जब ये 3 विकेट गिर गए थे तब मेरी पूरी चीज़ यही थी कि यार ये ग्रुप स्टेज में तो केएल राहुल एस करते हैं, एंड सो एक खिलाड़ी बचा जो कि एक प्रॉपर बिल्डअप करके एकदम एंड तक खेल सकता है। यू डोंट हैव टू एक्सेलरेट फॉर दैट। श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल आर देयर जो करेंगे दूसरे एंड से, क्योंकि दोनों का गेम वैसा है। आपको विराट कोहली वाला काम करना है, आप बस टिके रहो और एंड में आके शायद 50 ही मार दो, क्या पता 100 ही मार दो। हार्दिक ने भी तो कर दिया ना। हार्दिक ने कर दिया, बट वो 20 ओवर्स वर लेफ्ट भाई, जब वो आदमी आया था खेलने के लिए एंड उसके बाद वो आउट हो गया। तो जिस तरीके से उसकी बातें करेंगे। हाँ, और फिर आगे जाके थ्रू आउट द मैच उनका अच्छा नहीं गया, उसके बारे में बात करेंगे सेकंड इनिंग्स में। बट भाई हमेशा वो लगता है, लोग हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे ही नीड्स अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। यार हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, ऐसे तो कितने कॉन्फिडेंस इंजेक्शन थोड़ी है कि भाई हम बार बार लगाने किसी आदमी पे। तो कब तक उस चीज़ के बारे में हम लोग बैक करते रहे? एंड इसके चलते हुए, इस पूरी इनिंग्स के चलते, इस पूरी परफॉर्मेंस के चलते हुए एक्स क्रिकेटर्स ने क्वेश्चन उठाने लग गए हैं। लोग एक्सपर्ट जो है, आकाश चोपड़ा भी कह रहे थे, और एक दो लोगों का मैंने और बोलते सुना। मैंने कहा था ऋषभ पंत को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टार्ट लोग कह रहे थे कि भाई अगर आपको इतना नीचे खिलाना है तो आप ऋषभ पंत को स्टार्ट करो। प्लस यार मैंने वही कहा था कि लोग रील्स में गाली थे कि एक्स फैक्टर क्या होता है, ये एक्स फैक्टर तो कभी दिखाई नहीं, 30 की एवरेज है सर, ये है वो। यार आप समझ नहीं रहे हो यार, वो एक बिग गेम मेंटालिटी जो होती है ना, दैट इज द एक्स फैक्टर। कि मुझे पता अगर मैं टिकूंगा तो गेम जीत रहे हैं हम लोग। आप केएल राहुल के साथ ये नहीं कह सकते कि अगर वो 50 ओवर खेलेंगे तो हम गेम जीतने वाले, कोई गारंटी नहीं है। पंत के साथ ये है, हाँ नहीं खेलेंगे तो हम हार भी सकते हैं, लेकिन आई रादर टेक दैट चांस ऑफ बीइंग एबल टू विन द कप। तो ये डेफिनेटली इशू था। बट बिफोर दैट जिस तरीके से अक्षर पटेल ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, यार वही जो हमने कहा ना, बिल्डिंग का जो पार्ट था कि सिर्फ गेम खोलने के लिए नहीं आए। स्टैटिस्टिकली इसको बैक करता हूँ, 7 से 15 ओवर के बीच में 8 ओवर थे जब विराट कोहली आउट हुए थे, एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। ओके,
क्या इन लोगों ने कोई भी रैश शॉट खेल के अपना विकेट दिया उस टाइम पे? पेशेंटली सिंगल्स रोटेट करे और जस्ट स्पिनर्स आते हैं अल्टीमेटली। सैंडर ने तो चलो हमें पता था कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, एक वही उनके ट्रम्प कार्ड होने वाला है दूसरे एंड से। और पता है ये भी एक बहुत बड़ा टैक्टिकल पॉइंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए, हम प्रीव्यू करेंगे भी तो समझ में आएगा लोगों को। ब्रेसवेल को तो हमने बड़े अच्छे से पिटाई करी है, सैंटनर और रचिन रविंद्र ने फिर वो क्रूशियल विकेट्स निकाल दिए, अक्षर पटेल वो सिली शॉट पे आउट हो गए। द ओनली रीजन व्हाई वी कुड नॉट डोमिनेट देम इवन फर्दर इज द फैक्ट कि वी लॉस्ट 3 विकेट्स अर्ली। अगर हमारे टॉप 3 थोड़ा लंबा टिक जाएंगे ना, और ये मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया से पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है, जस्ट लाइक न्यूजीलैंड, सैंडर, जैम्पा। बाकी सारे पार्ट टाइमर्स है जो कि डाल सकते हैं। हाँ, ब्रेसवेल ने 10 ओवर डाल रखे पहले, मुझे पता है, लेकिन लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द क्वालिटी ऑफ द बॉलर। ऐसे बॉलर्स को इंडियन बैटर्स मजाक में स्ट्राइक रोटेट कर करके 6-7 रन हर ओवर में निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ऊपर। इसमें क्योंकि हमारे 3 विकेट जल्दी गिर गए ना, तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियस भी होना था कि हम डोमिनेट तो बड़े आराम से कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन कहीं विकेट ना गिर जाए। एक वो बैक ऑफ द माइंड थॉट रहता है हमेशा। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक दे वर प्रीटी कॉशियस ऑन गाइज लाइक रचिन रविंद्र, जिसका जैसी एक विकेट आया थोड़ा बैकफुट हो गई इंडियन टीम। ब्रेसवेल को तो हमने फिर भी आई थिंक स्टैटिस्टिकली काफी अच्छा डोमिनेट करा है। सैंडर को हम लोग और बेटर डोमिनेट कर सकते थे। सैंडर ने एंड में आते थे थोड़े रन खाए, बट थ्रू आउट हिज फर्स्ट स्पेल ही वॉज मतलब ऑलमोस्ट अनमैच्ड। तो वहां पर ये अगर टॉप 3 से हमें थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाए ना, 1 सेकेंड, रोहित शर्मा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम गेम के आगे हो गए पहली 10 ओवर में, दीज पार्ट टाइमर्स कुड बी डोमिनेटेड फॉर फन। इवन साउथ अफ्रीका में भी अगर बाय चांस शम्जी वगैरह भी खेल जाते हैं, दे आर नोवेयर क्लोज द क्वालिटी दैट दीज गाइज फेस इन द नेट्स। जब ये कुलदीप, वरुण, जडेजा, अक्षय को फेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा जैकपॉट है इंडिया के लिए। बट जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है ना भाई श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिडिल ओवर्स में, यार वही होता है ना कि आप 2 फील्डर पीछे रखते हो, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हर बॉल पे आप टैप करके सामने सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करते रहो, बाउंड्रीज नहीं आ रही कोई बात नहीं। इनफैक्ट 15वें ओवर के बाद तो लोगों ने एक्सेलरेट करना भी शुरू करा था थोड़ा। मतलब आई थिंक अय्यर का तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, मास्टर क्लास इन स्पिन प्लेइंग। मतलब अभी तो चलो अक्षर पटेल खेलने आए हैं ऊपर, अय्यर हैज बीन डूइंग इट सिंस 2023 एंड उनका है भी कुछ आईसीसी इवेंट्स में उनकी 61 समथिंग की एवरेज है भाई इस टाइम पे। पिछले 6 मैच में 450 है। 450 है, मतलब वो आदमी अलग लेवल पे खेल रहा है इन ओडीआई फॉर्मेट। एंड वो जेन्युइन शाउट्स है कि भाई आई होप कि इस आईसीसी इवेंट के बाद पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग हिम फॉर हिज एफर्ट्स एंड कैसे वो हमारे गेम को चेंज करते हैं, क्योंकि आई थिंक फाइनली वो टाइम आ चुका है। अब लोगों की निगाहें जो है वो थोड़ी बहुत विराट कोहली, रोहित शर्मा से हट रही है इस टूर्नामेंट में, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स यंगस्टर्स लाइक शुभमन गिल, लाइक श्रेयस अय्यर, लाइक अक्षर पटेल। तो धीरे धीरे अगर उन पे आंखें जाएंगी तो लोग थोड़ा अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, हाँ यार इस बंदे का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीतने में। नहीं, प्लस टेक्निकल एडजस्टमेंट्स देखो तुम, श्रेयस अय्यर का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। सैंडर ने जब बॉलिंग शुरू करी थी तो उन्होंने मिड ऑन ऊपर रखा हुआ था। अब मिड ऑन ऊपर क्यों रखा श्रेयस अय्यर के लिए? क्योंकि बॉल टर्न होकर श्रेयस अय्यर के लिए बाहर जा रही है, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने मिड ऑन अंदर ले रखा है, अगेंस्ट द टर्न मुझे छक्का मार के दिखाओ। अब ये चीज कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी मिसिंग है, ये हम आगे बात करेंगे। ऑल्दो लोग अब तारीफ बहुत कर रहे हैं कप्तानी की, लेकिन आई थिंक वहां पे भी एक हिपोक्रेसी है, मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा आगे जाके। बट ये था ना कि श्रेयस अय्यर को बोला तू मार के दिखा मुझे छक्का वहां पे, तो श्रेयस अय्यर ने अपने नर्व्स होल्ड करी और कहा मैं विद द टर्न लॉन्ग ऑफ पर ही सिंगल लूंगा। और उन्होंने क्या करना शुरू करा था अगर तुम देखते तो, आई थिंक सैंडर का पहला ओवर था, दूसरे ओवर से ही बैटिंग कर रहे थे, शफल होके एकदम ही बाहर हो जा रहे थे। कि मतलब तीनों विकेट्स एक्सपोज्ड है और लेग स्टंप के बाद में भी 2 विकेट की जगह पड़ी हुई है, इतना शफल हो रहे थे। टू द पॉइंट कि सैंडर ने जब ये चीज पहली बार देखी थी तो बॉल करने से रुक गए थे। अच्छा, उनको लगा कि ये रेडी नहीं इसलिए साइड हुए। फिर श्रेयस अय्यर ने अगले ओवर पे फिर करा तो सैंडर को समझ में आया शफलिंग मूव है उनका। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बेसिकली टेम्प्ट कर रहे हैं कि मैं विकेट्स पूरे खाली छोड़ रहा हूँ, मुझे डाल यहाँ पर। फिर वो वापस आते हैं विकेट पे तो उनके लिए वो टांग की बॉल बन जाती है, फिर वो खोल देंगे पूरा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, छोटे छोटे नुआंसेस कैसे पकड़ते हैं। मतलब स्लो टर्न में प्रॉब्लम आपके साथ टाइम भी होता है ये सब करने का। एग्जैक्टली ना, प्लस उनका स्पिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एग्जैक्टली गुड पॉइंट कि स्लो टर्नर्स पे ये भी होता है कि आप ये मैनूवर कर सकते हो। अगर ये रैंक टर्नर हो रही होती तो डंडे पे खाते हैं, पर श्रेयस अय्यर में दिमाग है, वही सब हरकतें वहां नहीं करेंगे। तो ये माइनर एडजस्टमेंट्स ये एक स्पिन के खिलाड़ी को आती हैं करना। ये इंडियन क्रिकेट सिस्टम में आपको डोमेस्टिक में सिखाया जाता है सब। शायद कहीं ना कहीं बाहर की टीम यही इसमें पीछे रह जाती है। सिमिलरली उनको स्विंग और बाउंस को काउंटर करने के लिए चीजें बचपन से आती हैं जो हमें नहीं आती हैं।
बट ये जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को काउंटर करा, ये छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकलिटीज इतना बड़ा फर्क बनाती हैं अल्टीमेटली। जब वो आउट भी हुए, आई थिंक वंस अगेन मुझे लगता है अब किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता। हाँ, वो हो गया अब प्रॉपर, बस वो ईगो प्ले लेकिन अभी भी है थोड़ा बहुत। जो वो आउट हुए बाउंसर पे, उससे पहले उन्होंने 2 बाउंसर पे मारे रहते, एक छक्का एक चौका मेरे ख्याल से मारा था, कोई जरूरत थी नहीं उस बाउंसर को दोबारा थप्पड़ मारने की। आई थिंक ये अब वो उस खिलाड़ी के साथ चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें मतलब जैसे हम लोग विराट कोहली के साथ बोलेंगे, वो पर्सनालिटी वैसी है कि तुम करके दिखाओ तो ठीक है भाई, आ जाओ, फिर आड़े हाथ ही ले लेता हूँ तुम्हें। तो ये चीज़ का मतलब बहुत, आई वुड से प्रॉब्ली 3 out of 10 टाइम्स आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, बट वो जब 7 out of 10 टाइम्स पुल ऑफ होगी ना, तो आपको लगेगा ये खिलाड़ी है भाई जो हमें आगे ले जा सकता है। मैं एक चीज़ कहूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6 इनिंग जो उन्होंने खेली कम से कम 200 आनी चाहिए, आ सकती नहीं। हाँ, और शेर खुद भी कहेंगे। या मुझे लगता है ये एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट था। ही शुड हैव स्कोर्ड द 100। हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई बंदे ने अपना गेम स्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा 100 के चक्कर में, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वही ना, एक टॉप एलीट खिलाड़ी में और एक ग्रेट खिलाड़ी में फर्क वही होता है जो कि विराट कोहली ने हमें और दिवस करके दिखाया कि आपको पता है बड़ा स्मार्टली कि 100 को क्राफ्ट कैसे करा जाता है। वो एक चीज बस मुझे लगती है कि नंबर 4 पे आके अगर वो 1-2 100 मार देंगे ना, तो वो 23 वर्ल्ड कप के बाद जो लोग भूल गए थे ना कि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, सबको याद आ जाएगा। मतलब ही हैज अ वेरी बिग फ्यूचर हेड ऑफ हिम, एंड आगे जाके वो हमारे वन ऑफ द मेन प्लेयर्स हो सकते हैं। तो होपफुली आगे जाके हमें ये चीज़ इंप्रूव हो तो ये दिखेगी, बट राइट नाउ ऑल्सो जो कर रहे हैं फैबुलस। जब वो आउट होते हैं, देखो उस टाइम पे केएल आ चुके थे, अब केएल की जरा बातें करते हैं। यार केएल राहुल का जिस तरीके से वो आउट भी हुए ना, इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो अंडर कॉन्फिडेंट कितने। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो एक सीरीज अभी जो रन मारे थे ओडीआई में नीचे आके थोड़े, मुझे लग रहा था शायद यहाँ से चीजें ठीक हो रही हैं। अभी ये पहले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश भी मेरे ख्याल से जब रन मारे थे उन्होंने आके, तो ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, हो जाएगा। अब उनको समझ में आया उन्हें क्या करना है। बट आई थिंक बांग्लादेश का मैच था या पाकिस्तान का मैच है, बांग्लादेश था, जो भी था वो लोग बता देंगे। लोग समझ गए मैं किसकी बात करूँगा, 40s में नॉट आउट थे। जब आपको पता है स्लो टर्नर है, ठीक है, मिचेल सैंटनर जब बॉल को फ्लाइट कर रहे हैं, बेसिकली यू आर डिपेंडिंग टू मच ऑन द रिलीज पॉइंट ऑफ द बॉल। उनको दिख रहा है कि आई लेवल के ऊपर जा रही है तो फ्लाइटेड है, तो मैं फ्रंट फुट पे खेल सकता हूँ आराम से। वहीं पे उन्होंने स्मिथ सैंटनर ने बॉल थोड़ी सी तेज क्या कर दी, तो आई लाइन से नीचे गई है बॉल, तो ही अज्यूम्ड कि बॉल पीछे ही पिच करने वाली है, बैक फुट पे चले गए। ऑल्दो बॉल वाज पिच्ड वेरी अप, आपको फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए थी वो बॉल। तो जजमेंट, मिस जजमेंट जो हो रहा है, एरर्स जो हो रहे हैं बैटिंग में बेसिक से बहुत, इट गोज ऑन टू शो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है। जो उन्होंने मैच से पहला क्या बोला था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भेजा गया था इस बार, एंड उनसे पूछा गया था एक ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी बेंच पे है तो आपको प्रेशर फील होता है उसको लेके। भाई ये मतलब सवाल भी ऐसे पूछते हैं। हाँ, एंड ही सेड कि आई वुड नॉट लाई, ऑब्वियसली देयर इज प्रेशर, ऐसे करके उन्होंने जवाब दिया। बेचारा ऑनेस्ट भी है। हाँ, मतलब मुझे लगा भाई आप बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दे सकते थे उस चीज़ का, बट रिगार्डलेस व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट फ्रॉम दिस इज कि भाई गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी से आने से पहले खुल के आगे स्टेटमेंट दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि ऋषभ पंत आपको लगता है आ सकते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब राइट नाउ मैं पूरा ट्रस्ट केएल राहुल पे कर रहा हूँ, ही इज़ आवर नंबर 5, ऋषभ पंत को आगे जाके मौके मिलेंगे एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब मौके मिले तब वो उस चीज़ को ग्रैब करे, बट राइट नाउ आई एम स्टिकिंग विद केएल राहुल। ये तो अल्टीमेट स्टैम्प ऑफ वो है भाई, अप्रूवल है आपका कि आप पे पूरा ट्रस्ट दिखाया जाएगा इस टूर्नामेंट में। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत फीलिंग हो रही है ऐसे, देन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक टॉप खिलाड़ी के अंदर वो फीलिंग नहीं होती कि कोई और मेरी जगह ले लेगा। मतलब दैट इज योर प्लेस भाई, दैट इज योर प्लेस टू ओन। नंबर 5 हटा के नंबर 6 पे भी आपको ही रखा गया है, वरना ऋषभ पंत को रखा जा सकता था। एंड पॉइंट वही होता है हर बार, ये हमने पूरी पॉडकास्ट में कवर करा था उनका, जब हमने केएल राहुल की पूरी स्टोरी कवर करी थी। एक गड़बड़ होती नहीं है कि उसके चलते उनके पूरे मैच में जितने फैसेट्स होते हैं एक मैच के अंदर, आप फील्डिंग कर सकते हो, आप कीपिंग कर सकते हो, आप बैटिंग कर सकते हो, हर चीज पे वो इफेक्ट पड़ता है। बैटिंग अच्छी नहीं हो रही तो चलो फिर कीपिंग भी खराब हो गई, पूरा मैच ही खराब हो गया उसके चलते हुए आपका। और वो भी पता बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है कि खराब क्यों हुआ है, और इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इस इंडियन टीम में हम लोग ये चीज एक रेगुलर फिनोमेना देखते नहीं है। I'll explain, ये धोनी के टाइम से शुरू हुआ है, बताता हूँ अभी। रिगार्डलेस, जब केएल राहुल आउट होते हैं, बेसिक स्कूल बॉय आप कह सकते हो कि जजमेंट इन एरर हो गया, एरर इन जजमेंट इन एरर, एरर इन जजमेंट हो गया। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है, आखिरी के जब 10 ओवर की हम लोग बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक ये थी कि मुझे लगता है मिड इनिंग्स में ही सैंटनर को भी रियलाइज हो गया था कि इनका डिसीजन टॉस का गलत है। अगर आप नोटिस करोगे 40 से 45 ओवर में
इन्होंने मेजरली स्पिनर्स को यूज करा है। ओके, आखिर के 10 ओवर में जाके पास 3 फ्रंटलाइन पेसर्स हैं जिनके ओवर बचे हुए हैं। आइडियली यू वुड वांट टू यूज देम। न्यूजीलैंड वैसी टीम रही है, डैरेन मिचेल को तो यूज भी नहीं करा गया एज अ बॉलर, बट आपने अपने स्पिनर्स से बॉलिंग कराई। स्पिनर्स में भी एक ही पर्पस स्पिनर था, बाकी पार्ट टाइमर्स थे। स्टिल यू बोल्ड 5 ओवर्स देयर, 40 to 45 स्पिनर्स से। इट शोज कि उनको भी रियलाइज हो गया था कि इस विकेट पे स्पिनर्स का ही गेम होने वाला है। हमारे पेसर्स को हमने ले तो लिया, बट बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली है, इट शुड बी टॉक्ड अबाउट मच मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। लोगों ने मीम्स बनाए कि ही वाज द ओनली गाय जिसको स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। सब लोग स्लो खेल रहे थे, थोड़ा 100 के नीचे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उसने 100 के स्ट्राइक रेट पे एंड करा है। नहीं यार, हाँ एक दो एरर्स होते हैं वंस अगेन इन जजमेंट, जब उनका वो कैच छूट गया था, शमी दूसरे एंड पे थे लेकिन उन्होंने डबल नहीं भागा। हाँ. और ये हम अगर बाहर से बैठ के देखेंगे, आई थिंक बिल्कुल सही बात है जो लोग कह रहे हैं कि एरर हुआ है, बिल्कुल वो 2-3 रन एक्स्ट्रा हो सकते थे। लेकिन ना उस टाइम पे जब वहाँ पे मैच में होते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपका दिमाग उस डायरेक्शन में यूजुअली काम कर नहीं रहा होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना मुश्किल होता है। तो आई कंप्लीटली गेट वाई वो क्यों नहीं कर पाए होंगे वो कई बार होता है ऐसे। सेकेंडली यार, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिखाया है अपना, भाई क्लच प्लेयर की अगर आप बात कर रहे हो बॉलिंग में भी, यार हार्दिक पांड्या अभी हमने रिवील करा कैसे कि वो फुली फिट भी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। मैं यही बोलूंगा, और ये अगेन जो है कंपैरिजन केएल राहुल के साथ जाएगा। जगह हार्दिक पांड्या की भी चेंज हुई थी। इफ यू लुक एट इट, लास्ट ओडीआई जो है उनने प्रॉपर जहां पे उन्होंने रन मारे थे, आई थिंक वो वाज बैक इन 2023 वर्ल्ड कप ओनली। उसके बाद से श्रीलंका वाले में रन नहीं आए थे। आई थिंक 1-2 मैच वो खेले भी नहीं थे वहां पे। ओडीआईज की ना, हाँ, फिर इंग्लैंड वाले में नहीं हो पाया था। यहाँ पे आके पहले 2 मैचेस में वैसी बैटिंग नहीं है उनकी, आई तो आउट हो गए। पर आई थिंक पहले वाले पॉडकास्ट पे भी हमने कहा था कि जब वो मौका आएगा तो हार्दिक पांड्या पे आप सवाल पहले से ही हम उठा ही नहीं रहे थे कि हमें पता है कर देगा यार। पाकिस्तान वाला चाहिए बॉलिंग तो तगड़ी करी थी, मतलब वो क्लच है भाई वो बंदा। ही बिग ओकेजन्स पे दैट गाय राइजेस अप लाइक नोबडी एल्स। मैट हेनरी की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। देखो 5 विकेट उन्होंने भी लिए। अभी हम लोग सब भूल गए वरुण चक्रवर्ती चक्कर में। वंस अगेन बेसिक एप्लीकेशन, जब मैं मैट हेनरी की बॉलिंग देख रहा था ना, मुझे पैट कमिंस की याद आई थी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की। क्यों? आपको डेथ ओवर्स में बड़ा सिंपल था, आपको पता स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, ठीक है, डायमेंशंस इरेगुलर है यहाँ पे, एक साइड 82 कुछ था, दूसरी साइड पे थोड़ा कम था। शॉर्ट ऑफ लेंथ कटर्स डालते रहो आप। कटर्स मतलब बेसिकली अपनी उंगली ऐसे पकड़ रखी है सीम के ऊपर, रोल करते रहो, स्लो हो जाएगी बॉल स्लो हो जाएगी। शॉर्ट ऑफ लेंथ है तो मतलब उसको सामने नहीं मार सकते हो, आपको मिड विकेट स्क्वायर लेग पर ही मारनी पड़ेगी, जो कि बाउंड्री लंबी है। कितने मार लोगे? जैसे सूर्य को आउट करा था उसमें। अभी हार्दिक भी ऐसे आउट हुए हैं, जडेजा ऐसे आउट हुए हैं। जडेजा को वो पॉइंट की तरफ करवाया था तो वो टैप करने के लिए मार रहे थे वहां पर, और केन विलियमसन ने जो कैच पकड़ा है। अरे भाई मतलब फील्डिंग में तो आई वुड से आराम से 20 रन इन लोगों ने थ्रू देयर विकेट्स एंड देयर फील्डिंग रोके हैं, वरना ये गेम और ज्यादा वन साइडेड होता। तो ऑल्दो ये बात है कि वी कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये दिस वाज नॉट एन अनोमली। ये बड़ी टीम्स यहाँ की एथलेटिक प्लेयर्स के साथ यही करती हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सपेक्ट करेंगे हम। इट्स अबाउट टाइम हम भी थोड़ा शो अप कर जाए एज अ फील्डिंग। और वही है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये भी सच्चाई वो भी है कि काफी लोग इंजर्ड भी हैं, उसके थ्रू पुश कर रहे हो। वही ना कि आप फील्ड पे पुश तो कर दोगे, बाय चांस कुछ इधर उधर हो गया, मैच छोड़ना पड़ गया, बैटिंग बॉलिंग अफेक्ट कर गई, तो यू डोंट वांट दैट। सो है भाई, मतलब वेरी स्मार्ट यूज ऑफ कटर्स, यूजिंग द लॉन्ग बाउंड्रीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैट हेनरी की। एंड विद दैट हमने 250 का टारगेट दिया। शमी की वो बॉल लग गई थी, भाई वो डरावना हो गया था। नहीं, वो कस के लगी है भाई। हाँ, प्लस वो पूरे टाइम जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो भी मसाज हो रही थी प्रॉपर उनकी। डायरेक्ट इम्पैक्ट से थ्रो करोगे ना, बिना टप्पा पड़े, डायरेक्ट लगी है वो, मतलब आप पत्थर फेंक रहे हो किसी के ऊपर डायरेक्टली। था भी वो राइट वाली बैक साइड कस के लगी थी, कस के। और उसके बाद जब हम लोग बॉलिंग करने के लिए आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि एज आई वाज सेइंग, हार्दिक पांड्या वाज लुकिंग बेटर देन शमी विद द न्यू बॉल। वेरी स्मार्ट यूज वंस अगेन। रचिंद्र को जिस तरीके से सेटअप करते हैं वो शॉर्ट बॉल पे, रचिन रविंद्र को मैं नोटिस करा है शॉर्ट बॉल पे यूजुअली अपना वेट फ्रंट फुट पे ज्यादा रखते हैं, और फिर ही मीट्स द बॉल बिहाइंड हिज हेड जब भी ऑफ स्टंप के बाहर होती है तो। फ्रंट फुट पे वेट है और सर के पीछे मीट कर रहे हैं बॉल को। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है। उसके लिए उन लोगों ने वहीं पे फील्डर रख रखा था, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल थर्ड मैन पे। क्या कोइंसिडेंस है? ग्रेट कैच दो। एग्जैक्टली ग्रेट कैच, बिकॉज सेटअप था वहां पे। मोहम्मद शमी का आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो राउंड द विकेट बॉलिंग क्यों कर रहे थे। एक नई बॉल के साथ शमी की क्लास के बंदे अगर वो ओवर द विकेट नहीं आ रहा अपने नेचुरल टेरिटरी में, ही इज लिमिटिंग हिज एंगल्स विद द स्विंग। अगर वो राउंड द विकेट आ रहे हैं तो ही इज ओनली लेफ्ट विद वन एंगल, जहां पे वो बॉल अंदर लाएंगे और फिर पड़ के होपफुली बाहर जाएगी बॉल। अब वो राइट नाउ एट
दिस रिदम जब वो अपनी पीक फिटनेस पे नहीं है शायद वो थोड़ा सा मुश्किल था. हमें पहले मैच के बाद लगा था कि भाई 5 विकेट डेली हो गया, बट आई थिंक वही ना अब चीज़ थोड़ी सबसाइड कर रही है दोबारा. वो रियलिटी चेक मिल रहा है कि अभी उस लेवल पे नहीं है अभी शायद. मुझे लगता है कि काइंड ऑफ अब वो मैचअप है सचिन रविंद्र के अगेंस्ट कुछ भी है, बट उनको राउंड द विकेट आगे बॉलिंग करना मुझे तो उनके लिए लिमिटिंग था बहुत ज्यादा. मतलब बस बॉल में इतना मूवमेंट मिल भी नहीं रहा था. प्लस अगर है यार फिटनेस का कंसर्न तो ये वो मैच था. अगेन जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए बोला, शामी के लिए भी ही कुड हैव टेकन अ रेस्ट. मतलब अर्शदीप सिंह भी वो अपना नेचुरल एंगल ही बाहर लेके चले आते हैं सचिन रविंद्र से, और उनके लिए वो ओवर द विकेट ही होता वो. हाँ. तो अगर वही करना था तो अर्शदीप को ले लेते. हाँ मतलब आप कर सकते थे. एंड ये अब ये देन अगेन हो सकता है टीम मैनेजमेंट ट्रस्ट कर रही हो पूरे इस चक्कर में, या फिर शामी नहीं बोला हो. क्योंकि जो सेकंड जो थ्योरी मैंने बोली कि शामी नहीं बोला होगा कि मैं कर सकता हूँ दैट इज़ वेरी प्लॉजिबल गिवन उनका कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. मतलब ही हैज़ अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस कि वो थोड़ा पुश करते हैं अपने आप को, उसके चक्कर में इंजर भी हो जाते हैं. एक सेकंड रीजन ये हो सकता है कि स्विंग कंट्रोल करने के लिए राउंड द विकेट आए, क्योंकि राउंड द विकेट आके फिर वही है वो एक ही एंगल बचता है. तो यू कीप द बॉल द शाइन टुवर्ड्स द बैटर ताकि बॉल स्विंग होकर बाहर जाए, बट बिकॉज ऑफ द एंगल वो चीज़ नलिफाई होती है कुछ हद तक, एंड देन होपफुली पड़ के बाहर निकलती है. तो आपने अपनी स्विंगिंग कैपेबिलिटीज को लिमिट कर दिया वहाँ, बिकॉज स्विंग कंट्रोल करना मुश्किल है. तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं गेम की. मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ डिफेंसिव अप्रोच. आप ये सोचो कि मैं बॉल को कंट्रोल कैसे करूँ. तो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि या तो अर्शदीप खिला लेते या तो लेट हिम बोल द वे ही डज, शायद थोड़ी सा रन लीग भी क्यों ना हो. बट हार्दिक पांड्या जब विकेट लेते हैं उसके बाद भी सी अक्षर पटेल 8 ओवर ऑन द ट्रॉट डालते हैं. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने करी कि कुलदीप और वरुण को जानबूझ के साथ में बॉलिंग नहीं करा रहे थे. ओके क्या लगता है तुम्हें रीजन? कुलदीप और वरुण ने साथ में बॉलिंग क्यों नहीं करी? हाँ, क्या दोनों लेग स्पिनर है इसलिए? नहीं, लेग स्पिनर तो क्या ही है, वरुण चक्रवर्ती तो पता नहीं क्या ही स्पिनर है. उसकी बातें करूंगा मैं, इसीलिए बॉल लेके आया था. बेसिकली आई थिंक रोहित शर्मा का इंटेंशन क्या है कि हमें एक एंड से एक कंटेनर को रखना है और एक एंड से एक अग्रेसर विकेट टेकर को रखना है. ओके तो अक्षर पटेल या फिर बेसिकली जो फिंगर स्पिनर्स हैं दोज विल बी द कंटेनर्स. अक्षर पटेल की अगर आप बॉलिंग देखो, उन्होंने मैक्सिमम डिलीवरीज जो हैं वो डाली हैं दैट गो स्ट्रेट विद द आर्म. अंडर कटर्स कह लो, आर्म बॉल कह लो, बेसिकली सारी बॉलर राइट हैंडर्स के लिए पड़ के एंगल के साथ ही अंदर जा रही थी. हार्डली एनी ऑफ देम टर्न्ड. इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आप सी वेरी स्मार्टली अक्षर पटेल ने 90% ऑफ द डिलीवरीज दे वर फिनिशिंग ऑन द विकेट. तो वो यू मिस आई हिट वाली सीन थी पूरी. एट द सेम टाइम आप क्या करते हो, बिकॉज यू आर बॉलिंग वेरी फ्लैट एंड विद द एंगल, आपने अपना ऑफ स्टंप की जो फील्ड है वो पूरी सजा रखी है. बोल रखा है बंदे से कट करके दिखा कितने कट करेगा. सामने के लिए आपने जो है लॉन्ग और डीप ले रखा है, तो वहां पे आपने सिंगल खोल रखा है. अब उससे आप कह रहे हो बॉल की लाइन के पीछे आके करो सिंगल, कितने लेते हो सिंगल देखते हैं हम. उसी में अगर एक बॉल मिस होगी बैट और पैड के बीच में से, तो आपको स्टंप करने का चांस मिलेगा. या फिर बाय चांस अगर कोई एज लग जाए तो विकेट कीपर अपना कॉटन बोल्ड कर सकता है, जो कि होता नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि केएल राहुल ने जो कैच छोड़ा था स्टार्टिंग में, यार देखो वंस अगेन ये अब है डिबेटिंग पॉइंट कि विकेट कीपिंग में भी उनका वो इश्यूज दिखते हैं हमें जब वो करने के लिए आते हैं. वरुण चक्रवर्ती ऑन दी अदर एंड, उनके भी स्टार्टिंग में बड़े अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो, जो कि उन्होंने कहा बोला भी उन्होंने. फील्डिंग जो उन्होंने मिस करी है, वो पहली बार जो कैच पकड़ने आए थे और वो पैर से लग के और बाउंड्री ही हो गई. तो आई थिंक द स्टार्ट वॉज वेरी शेकी, बट राइट नाउ हिज टैलेंट इज सो अनडिनाइबल कि वो विकेट लेकर अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर. मतलब एक टाइम पे मुझे लग रहा था ये चीज़ कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट ना चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मिसफील्ड करी थी. सेकेंडली जब वो कैच पकड़ने गए थे, वो जो कूद के गए थे, लग रहा था काफ़ी अच्छा एफर्ट है. पहली बात तो गवास्कर ने बोला है कि मतलब यस एफर्ट अच्छा है, बट ये कैचेस पकड़े जाने चाहिए. ये उनने बोला किसके लिए, जो वरुण चक्रवर्ती ने कूद के करा था ना, वो उस चीज़ के लिए कि यस. वो तो कोहली का और रोहित का रिएक्शन, मैं वही कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ा अनोइंग हो रहा है शायद उन लोगों के लिए कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं बार बार एंड मिसफील्ड होती जा रही है. तो ये कहीं गंदी तरीके से पोर्ट्रे ना हो उसके भाई. आई थिंक बहुत टफ कैच था वो. मुझे भी लग रहा था भाई देखने में, तो काफी ज्यादा टफ कैच था. रोहित शर्मा से कहते को पकड़े बहुत टफ था वो कैच. बट मेन बात ये थी कि जो एक कंटेनर अग्रेसर वाला जो रोल है, मुझे ये लगता है पर्सनली, अभी देखो तारीफें बहुत हो रही रोहित शर्मा की कप्तानी की, ठीक है, कि बड़ी तगड़ी तरीके से मिडिल ओवर्स में मैनेज करा बॉलर्स को. आई थिंक ये ना एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड डिबेट होती है कि अभी रिजल्ट अच्छा आ गया है तो सब कह रहे हैं बड़े अच्छे से मैनेज करा है.
रियलिटी क्या है कि रोहित शर्मा का ये टेम्पलेट ही हमने देखा है, हाँ विच इज वाई ही सो सक्सेसफुल इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड मोर सो इन T20s, कि वो स्लो चोक करना जानते हैं मिडिल ओवर्स में। हाँ ये हमने 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत डीपली एनालाइज किया था। या स्लो चोक करते हैं मिडिल ओवर्स में एंड ही टेक्स द गेम एज डीप एज पॉसिबल, और फिर एंड में आके ही नोज हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज वेरी वेल। मेरा बस ये कहना है कि हम लोग कुछ जैसे अक्षय पटेल के लिए भी जो कंटेनर वाले रोल्स वाले प्लेयर हैं, उनके लिए भी हम लोग एटलीस्ट एक फील्डर सामने का स्टार्ट करें ऊपर, तो कोई बुराई नहीं लगती मुझे इसमें। मतलब मिथ सैंडर ने भी ये चीज़ करी थी। अक्षय पटेल तो स्पेसिफिकली कंटेनर रोल खेल रहे थे, जडेजा की बॉल है फिर भी बाद में ग्रिप कर रही थी, बिकॉज वही ना, यू गिव द बॉल दैट रिक्वायर्ड एयर, दोज रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस इंस्टेड ऑफ अंडर कटिंग इट। तो जडेजा भी वो थोड़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन ट्राई कर रहे थे बाद में आके, जब बॉल पुरानी हो गई थी तो। बट अक्षय पटेल को तो मुझे लग रहा था स्टार्टिंग से प्योरली वो कंटेनर रोल के लिए डाल रखा है। मतलब आई गेट इट, एंड जब तुम बोल रहे थे मैच के दौरान तब मुझे भी लग रहा था ये चीज़ हो रही है, बट वही आई थिंक इट इज़ क्वाइट रिजल्ट ओरिएंटेड। जब वो मैच हमारे रिजल्ट में चला गया, प्लस एंड कैसे हो रहा था मैच की, यार तुम ये देखो ना, ये सेम इशू क्या हमें वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को नहीं मिला था। तब भी तो लोगों ने क्रिटिसाइज करा था, अगर वो जीत गए होते तो लोग कहते हैं क्या कप्तानी करी है। उस टाइम पे तो स्लिप की भी वो कॉल आउट करा था उन लोगों ने, तो हाँ स्लिप यहाँ पे इन लोगों ने फिर भी बाद में लगा लिया था जब ग्लेन फिलिप्स वगैरह बैटिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि वो नए बैटर थे क्रीज पे। केन विलियमसन के लिए स्लिप हटा रखा था। आई थिंक एक बंदा एटलीस्ट सिंगल ब्लॉकिंग ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आप ट्राई कर सकते हो। अब भाई अगर ये पुल ऑफ हो जाएगा तो लोग तारीफ करेंगे, बट आई थिंक यहाँ पे बस एक ही वो चीज है, बाकी ही इज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। मतलब थोड़ा और चोक करने के लिए एंड भी जैसे मैच हो रहा था, देख के लग रहा था कि मतलब आपने गर्दन पकड़ रखी थी, आप धीरे धीरे दबा रहे हो उस चीज को, क्योंकि वो रन रेट लगातार क्लाइम अप कर रही थी। एंड वही आई थिंक उसका प्लान भी होता है कि लास्ट तक आते आते इतने रन बच जाएंगे, इनको रन शॉट मारने पड़ेंगे, जस्ट लाइक इट इज इन T20s। प्लस पॉइंट पता क्या, वरुण चक्रवर्ती को लेने का एक बड़ा बोनस क्या है कि अब आपको वो स्लो चोक करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स विकेट्स लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप मिडिल ओवर्स में भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन लेके आ रहे हो। और वरुण चक्रवर्ती का जो विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी है, इट हैज मच मोर टू डू विद हिज हैंड, नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ, कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कि जो उसके हाथ में जो मैजिक है ना, दैट इज इनफ टू गेट हिम द विकेट्स इन एनी कॉन्टेक्स्ट। वरना क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट अभी गेम का है कि बहुत ओवर से रन नहीं है तो मुझे एक रिलीज शॉट खेलना पड़ेगा तो मुझे विकेट मिल जाएगा, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो दूसरे एंड से कंटेन करने का जो रन का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप कुछ देखो काम नहीं करता तो पीछे रख लेना फील्डर, 2-3 ओवर के लिए एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो वो चीज। वो मुझे एक पॉइंट बस मैं कहूंगा जो मुझे लगता है थोड़ा सा हम और एग्रेसिव हो सकते हैं। बट डू यू थिंक न्यूजीलैंड एकदम एक्सपोज हो गई इसके चलते? मतलब दे वर क्लियरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वरुण चक्रवर्ती। यार ये चीज तो मैं कहूंगा कि हम सभी एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि हम सभी ने कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को अभी तो अगर 3 स्पिनर खेलने, ही शुड नॉट स्टार्ट। द ओनली वे ही स्टार्ट्स है कि 4 स्पिनर खेलेंगे, और वो तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये हम सबका एक्सपोज करा है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने। और देखो अब आई थिंक देयर इज नो वे दिस टीम इज चेंजिंग। ठीक है, अब इसकी बातें करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, शायद कर सकती है, अभी करेंगे बात इसकी। आई डोंट थिंक पर्सनली वरुण चक्रवर्ती ने जो करा है, अदर टीम्स डोंट हैव लॉट ऑफ डेटाबेस, इसीलिए मैंने कहा था कॉर्नर को स्टार्ट करना चाहिए था इन माय ओपिनियन। जिस बंदे ने आईपीएल में थोड़ा तो आइडिया ले रखा है उसका। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में भी ज्यादा कुछ खेला नहीं है इन लोगों ने, आधे तो नए बच्चे आ रखे हैं। तो प्लस मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होगी कि स्टार्ट करेंगे। हाँ, मुझे वही लगता है कि टॉस पे भी सैंडर थोड़ा घबरा गए होंगे कि अच्छा इसके बारे में तो हमने प्रिपेयर करा ही नहीं है। अब नाउ लेट्स गेट टू द टेक्निकलिटीज। वरुण चक्रवर्ती को रीड करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मैंने बहुत ज़्यादा इसको रिप्लेस देखे, सोचा करने का एज अ बैटर कि मैं क्या परसीव कर सकता हूँ। एक तो जो इन्होंने 2-3 नए वेरिएशंस निकाले हैं, जैसे इन्होंने मिथ सैंडर को जो आउट करा है, वो सीधा सीम से पकड़ के बॉल डाल दी थी, 115-120 किलोमीटर पता नहीं कितने की थी। ये चीज़ अभी मुझे पता चला, मैं मिस्टर निखिल चोपड़ा को सुन रहा था, उन्होंने बताया उन्होंने नारायण से सीखी है। अच्छा, KKR में रहकर नेट्स में सीखी है चीज़। फास्टर वन जो है सीम के साथ ही अपराइट डाल दो अगर आप सीधे एंगल से ही, ये चीज़ उन्होंने सीखी है नारायण से। तो ये एक बहुत तगड़ा वेरिएशन उन्होंने ऐड करा है। सेकेंडली, उनकी गूगलीज क्यों नहीं रीड कर पा रहे लोग भाई? हैरी ब्रूक ने तो सारे दुनिया भर के बहाने दे दिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विल यंग वगैरह भी, मतलब किस चीज के लिए अपनी बॉडी को सेटअप कर रहे हैं और बॉल कहाँ से घूम के आ रही है। एंड उनकी गूगली बहुत टर्न करती है, प्रॉपर एक ऑस्पिन की तरह टर्न करती है। मैंने क्या बस नोटिस करा है, जब भी देखो एक बेसिक चीज बताता हूँ एग्जैजरेट करके वन सेकेंड, आप ऑस्पिन डाल रहे हो तो आपकी रिस्ट जो कॉक होगी किसी से, ये न्यूट्रल पोजीशन है रिस्ट की। ऑस्पिन के लिए आप थोड़ा सा ऐसे करके चलोगे, राइट साइड पे थोड़ा चलोगे, ऐसे कॉर्क करते हैं बॉल को। लेग स्पिन के लिए क्योंकि वो रिस्ट से होती है तो आप ऐसे करके चलते हो। ठीक है, ये न्यूट्रल है, लेग स्पिन के लिए ऐसे होती है, ऑस्पिन के लिए ऐसे होती है, समझ गए? लेग स्पिन ऐसे करके डालते हैं तो आपका पाम हाइड हो जाता है।
मैंने वरुण चक्रवर्ती को नोटिस करा है, इन ऑल ऑफ हिज वेरिएशन उनकी रिस्ट हमेशा न्यूट्रल रहती है, चाहे लेग डाल लो चाहे ऑफ डाल लो। ओके, इवन रिस्ट गुगलीज हिज रिस्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो रिस्ट किस तरफ बेंड हो रखी है वो लग्जरी बैटर को दिख नहीं रही होती रिलीज पॉइंट पे, जिससे वो पता लगा ले, भले वो फिंगर से ना रीड कर पाए लेकिन वो रिस्ट की पोजीशन से रीड कर ले, वो मिल नहीं रहा बैटर्स को। तो ये भाई इज दिस अ गिफ्ट? हाँ, मतलब वही कि यूजुअली ऐसे कर नहीं पाते आप। हाँ, आप डाल ही नहीं पाओगे ऐसे करके उस बॉल। ये टेनिस बॉल क्रिकेट से है। ओके, उनके ओरिजिन टेनिस बॉल क्रिकेट के हैं, ये वहीं से आता है, ये सड़कों पे खेल के आता है ये चीज, और ये हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता, तभी तो मिस्ट्री है इतनी बड़ी। तो ये चीज मैंने किसी को बोलती नहीं सुनी, बट आई जनरली नोटिस कि उनका जो रिस्ट पोजीशन है बहुत न्यूट्रल रहता है जब भी वो रिलीज पॉइंट करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रेटर वन डाल रहे हो, चाहे वो गुगली डाल रहे हो, चाहे वो कैरम बॉल डाल रहे हो, कुछ भी हो, रिस्ट बहुत न्यूट्रल रहती है। इट्स वेरी टफ टू कैच कि उनके बॉल मतलब वो निकलने क्या वाली है बॉल हाथों से। एंड वो मिस्ट्री अभी लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी और साउथ अफ्रीका भी नहीं। साउथ अफ्रीका ऑल्दो उनको T20s में खेल चुकी है जो सीरीज हुई थी, तो शायद उनका थोड़ा वो रहे। ऑस्ट्रेलिया की तो भाई अभी मैं वही होगी हालत रिव्यू में, हाँ मैं बोलने वाला हूँ कि क्या मुझे लगता है उसके बारे में। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन वरुण चक्रवर्ती इतना सक्सेसफुल रहे कि कोई रीड नहीं कर पाया। इनफैक्ट कुलदीप यादव भी थोड़ा सेकंड फिडेली बन गया उनके साथ। हाँ, मतलब मैं वही कहना रहा था कि कुलदीप यादव का कैसा गेम क्या है, क्योंकि 2 विकेटें ली हैं उनने, बट उसके साथ के साथ थोड़ा वो कह सकते हो एक थोड़े से एक्सपेंसिव वाले उसमें जा रहे थे। ऑलमोस्ट 6 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है जो कि बाकी लोगों ने नहीं करी थी। तो क्या उनका गेम ठीक था या फिर जस्ट वरुण चक्रवर्ती वाज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर बहुत ही गैप हो रहा है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में? वरुण चक्रवर्ती की बात करो ना, साइड नोट, अभी मुझे नोटिफिकेशन आया अजिंक्य रहाणे KKR कप्तान अनाउंस हो गए। यो अगले पॉडकास्ट में बातें करेंगे व्हाट इज हैपनिंग। तो क्या है यार जर्सी वर्सी भी आ गई ना उनकी। करेंगे अगले वाले पे करेंगे, अब इसके बारे में बात वेंसडे को करेंगे बात। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या बात कर रहा था मैं? वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का। यार देखो, ये अगर तुम्हें याद होगा मैंने पाकिस्तान वाले मैच में कहा था, हाँ पाकिस्तान वाले मैच में कहा था कि कुलदीप यादव को डेथ ओवर से बॉलिंग बहुत कराई जा रही है। याद है तुम्हें जब 40 से 45 ओवर हमने कहा था? तो वो है रोल, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को हम लोग, क्योंकि अगर आप 3 पेसर नहीं खिला रहे हो तो बेसिकली एक स्पिनर आपका कंसिस्टेंटली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, तो उसके ओवर्स आपको और ज्यादा प्रिसाइसली मैनेज करने पड़ेंगे मिडिल ओवर्स में। तो कुलदीप यादव का वही है, स्केर्सली लाऊंगा और जब लाऊंगा इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। आई थिंक वो वाला रोल है। इसके वजह से उनको जब रेगुलरली एक बहुत लंबा फ्लो नहीं मिलेगा तो नेचुरली थोड़े बहुत लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स द आउटपुट ऑफ द रोल दैट ही हैज बीन गिवन। प्लस डेथ ओवर में आप डालोगे तो शायद रन खाने के भी ज्यादा चांसेस होंगे। हाँ, मतलब आई थिंक कुलदीप यादव को जो रोल दिया गया उसका आउटकम है ये, उसका ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। फेयर। बट ओवरऑल मतलब एक तो अब एक और टॉक पॉइंट जो था, हमने बॉलर्स की बातें कर ली, केन विलियमसन की इनिंग्स। हाँ, या 67 कुछ की स्ट्राइक रेट थी। हाँ, अच्छा, डेफिनेटली नो डाउट एक बहुत बढ़िया इनिंग्स थी वंस अगेन इन द सेंस की मुझे लगता है जो बाकी न्यूजीलैंड के बैटर्स सीख सकते थे विलियमसन से, वो था द वे ही वाज एफिशिएंटली पुलिंग आउट 2 शॉट्स। एक तो जो ओवर द कवर्स लॉफ्टेड ड्राइव थी, स्वीप कर रहे थे, जो पैडल स्वीप कर रहे थे, स्वीप भी नहीं, पैडल स्वीप। पैडल स्वीप आज के डेट में बहुत कम लोग मारते हैं। सचिन ने चीज को पॉपुलराइज करा था टिल 40, तब तक मारते थे वो। आज की डेट में हम लोग इतना देखते नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में लॉन्गर फॉर्मेट्स में कि लोग पैडल स्वीप मार रहे हो। तो इंडियंस तो बिल्कुल नहीं मारते, बहुत रेयर होता है। जिस तरीके से वो 2 शॉट्स पे ही अपने पूरी इनिंग्स बिल्ड करके बैठे हुए थे, आई थिंक बाकी लोगों को सीखना चाहिए था कैसे विकेट पे सर्वाइव करना है। बट आर दीज 2 शॉट्स इनफ फॉर यू टू डोमिनेट द गेम? वहां पे एक्सपोज हो गया थोड़ा। मतलब अल्टीमेटली अगर आप 81 बॉल्स में कितने उन्होंने रन, 81 बॉल्स में नहीं 81 बनाए 120 बॉल्स में, भाई आई थिंक अगर ये चीज कोहली ने करी होती अभी पूरा इंडिया गाली दे रहा होता। पूरा इंडिया, पूरा मतलब वर्ल्ड बोल रहा होता भाई कि आप कितना धीरे खेल लो, जस्ट बिकॉज वो स्ट्राइक रेट का उनके साथ अटैच करके रखी हुई है चीज। एग्जैक्टली। आई थिंक यहाँ पे वो चीज एक्सपोज हुई है, वो क्वालिटी एक्सपोज हुई है कि मतलब आपने उन 2 शॉट पे अपना गेम बनाया, बट स्टिल यू आर नॉट कंसिस्टेंटली एबल टू रोटेट द स्ट्राइक। उसके चलते आपकी वो स्ट्राइक रेट मेंटेन हो ही नहीं पाई। तो आप कितना भी कह लो कि हाँ उन्होंने सर्वाइव करा, बट एट द सेम टाइम इट लुक्ड लाइक कि भाई अगर आप ऐसे ही खेलोगे देन आपका चांस है नहीं जीतने का। यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेक द गेम डीप। मतलब मेन बात वही है ना कि ऑफ कोर्स कंडीशंस टफ थी। स्पिनर सामने है कौन, वो भी देखो भाई। वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोज और ये क्वार्टेट्स जो कहते हैं हम लोग इन वर्ल्ड क्रिकेट अभी, वो आपके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तो आसान तो नहीं होने वाला। पर हाँ, यही बात थी कि आपने जितना टाइम स्पेंड करा उसमें आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट करा है। हाँ, आप लोन वॉरियर थे बहुत हद तक,
पर आपके एंड से भी गेम डेड होने लग गया था, आप सिंगल्स नहीं निकाल पाए थे। मैं वही कहूंगा, रोहित शर्मा ने फील्डर्स डीप ले रखे थे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, फिर भी इतने रेगुलरली सिंगल्स नहीं आ रहे थे। इसलिए रोहित शर्मा की ये चीज को अभी लोग इतना बात कर रहे नहीं, कहने बहुत अच्छी कप्तानी है। मतलब किसी और बैट्समैन ने अगर इस चीज का फायदा उठा लिया होता तो फिर यही क्वेश्चन नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि ट्रैविस हेड इतना खेलेंगे तो वो नहीं करेंगे? एग्जैक्टली, ट्रैविस हेड तो भाई मास्टर बन चुके हैं इस चीज के, ही नोज हाउ टू रोटेट द गेम। क्या मैक्सवेल आएंगे तो वो नहीं करेंगे इन चीजों को? तो यही बात, इनफैक्ट मैक्सवेल उनको छोड़ो यार, स्टीव स्मिथ खुद भी कर लेंगे, मास्टर इन चीजों के। वो चौके मारेंगे भी नहीं और स्ट्राइक रेट होगी 90-100 की, अगर ऐसे कंडीशंस होंगे तो ये है भाई बात की। विलियमसन का लिमिटेशन यहाँ पे दिख गया। इट वाज अ गुड इनिंग्स बट इन द ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम आपको काफी तेज और खेलना चाहिए था, वहां से प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल इन ऑल आई थिंक, और मैंने तो कोई जो टॉप पॉइंट्स बिल्ड करे थे, लेदम भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन भाई 1 सेकेंड सिली मिस्टेक्स। कोई और तुम्हें कोई टॉप पॉइंट निकालना चाहते हो? इन जनरल ऑब्वियसली अच्छा ये गया है। जब हमने 250 का टारगेट दिया था, डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 200 समथिंग पे हम लोग ऑल आउट कर देंगे। पर जीतने तो वाली थी, तो कहीं था। हाँ, मतलब जीतने वाले थे। आई वॉज स्टिल, जब वो मैच स्टार्ट हो रहा था, आई वॉज स्टिल काइंड ऑफ डूबियस अबाउट दिस होल 4 स्पिनर्स थिंग, क्योंकि आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। तो ये जब उनने लेके आए हैं तो आई थिंक थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था कि ये पे ऑफ होगा या नहीं होगा। बीच मुझे भी लग रहा था कि भाई ये लोग तो, क्योंकि न्यूजीलैंड का ऐसा है कि जो ज्यादा विकेट्स लिए उनके पेसर्स ने लिए हैं, राइट? तो नहीं, बट वही बात है ना, पेसर्स में भी आपने जैसे मैट हेनरी ने 5 विकेट ले लिए, तो वो डेथ ओवर्स में उन्होंने कटर्स ही डाली है अल्टीमेटली। देखो स्पिनर्स और पेसर्स एक टैग होता है अल्टीमेटली, आप विकेट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इवन एज अ पेसर या फिर इवन एज अ स्पिनर, किस बॉल में विकेट ले रहे हो वो देखना जरूरी है। सिचुएशन सीम अप करके थोड़ी उन्होंने विकेट्स लिए नीचे निकाल के। प्लस दे वर क्वाइट लकी कि उनको पहले 3 विकेट तो स्टार्टिंग में ही मिल गए, वो यूजुअली होगा नहीं। तो मतलब वो स्टैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था कि पिच कैसे होने वाली है, कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे। ये मुझे याद है हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैट पे भी कुछ लोगों ने कहा था मिड इनिंग्स पे, बट वही आई डिसएग्रीड की। बट हाँ, मतलब आई थिंक ऑल इन ऑल काफी अच्छा गया। ग्रुप स्टेज हमने डोमिनेट कर दिया, इसी के चलते तुम्हारी प्रेडिक्शन भी सही हो गई है कि कौन सी टॉप 4 टीम्स आने वाली है। अनदर हार्ट ब्रेक इन द सेंस कि यार अफगानिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई। आई डोंट थिंक इट्स अ हार्ट ब्रेक भाई राइट नाउ उनके लिए। तो हाँ, मतलब इट इज अ वेरी इनकरेजिंग साइन, बट हाँ, मतलब होपफुली आगे जाते हम लोग और बेटर देख सकते हो उस चीज़ को। इसके ही कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि उनके क्या प्रभाव पड़ने वाले इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसकी बात कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले प्रीव्यू पे आते हैं अब डायरेक्टली। सबसे पहले तो रीसेंट रिकॉर्ड चल रहा है इनका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ। ये मैं कल बैठे कैलकुलेट कर रहा था। 2016 के बाद से 9 साल हो गए, इंडिया ने आज तक किसी आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। अच्छा, ओडीआई वाले में ना? नहीं, हर फॉर्मेट में। T20s में नहीं हराया था? अच्छा, वो 16 के बाद तो सीधा 21 में हुआ है, उसमें ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए हम लोग, ठीक है। 22 में हमें खेला नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 24 में ग्रुप स्टेज का मैच था, वो सुपर 8 का मैच था, नॉकआउट था नहीं। ओडीआई वर्ल्ड कप में 23 में हार गए हम लोग, 19 में हुआ नहीं था हमारा मैच। टेस्ट में WTC फाइनल हार गए 23 में। चैंपियंस ट्रॉफी 17 में हुआ नहीं था, सेमीज और फाइनल में। 9 साल से हमने उनको नॉकआउट में नहीं हराया है, ठीक है। तो स्टार्ट इस नोट पे करते हैं, नेगेटिव नोट पे, इनको अच्छा कर देंगे बाद में। बट ऑफ लेट रिसेंटली आई थिंक जो 24 वर्ल्ड कप की विक्ट्री रही है, और जिस तरीके से अब हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं हमें रिजल्ट देगा, आई थिंक चेंजेस आ रहे हैं इस डेस्टिनी में। प्लस ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है जो कि 23 वर्ल्ड कप में थी, जो कि WTC फाइनल में थी। बहुत ज़्यादा सिवियरली डिप्लीटेड है, एक बहुत ही अनबैलेंस्ड गेम है। और मैं एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट भी कहूँगा, अगर ऑन पेपर देखा जाए इंडिया अपने स्ट्रेंथ पे स्टिक करती है, लक को भूल जाओ, हर चीज़ को भूल जाओ, स्ट्रेंथ पे स्टिक करती है, ये गेम ऑन पेपर शुड बी ईजियर देन द न्यूजीलैंड गेम। हाँ, मतलब अगर हम लोग लेकिन मैं सच बताऊं, ओवरऑल स्क्वाड वाइज भी देखें यार, मतलब चलो ठीक है, मैं इसके I'll prove this as we go forward. रीसेंट रिकॉर्ड अब आईसीसी इवेंट्स में कहा जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो 16 के बाद से हमें करने को मिला नहीं मौका वो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी काफी डिफरेंट है, बिकॉज उनके ए टीम अभी है भी नहीं। टॉस की बात अगर मैं करूं, पिच और कंडीशंस की, आई डोंट थिंक अब हमें वो पाकिस्तान वाले मैच की लेवल की पिच देखने को मिलने वाली है। तो अगर इस मैच से बेटर भी होती है, बिकॉज वेयर एंड टेयर हो रहा है कंसिस्टेंटली यार, तुम वो देखो ना कि वो स्क्वायर पे आप किसी भी पिच पे खेलो, अल्टीमेटली वेयर एंड टेयर सबका हो रहा है, विद टाइम सबका वेयर एंड टेयर होने वाला है। तो क्योंकि वो अनकवर्ड होती है मैच के दौरान, या तो ऐसा हो कि बाकी सब पे जो है वो मट्टी लगा दी जाए, मैट लगा दिया जाए, वो नहीं होता, खुली होती है, सब पे वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। तो पिच हमें स्लो ही होते हुए दिखेगी, बहुत बेटर होने नहीं वाला है। टॉस जीत के
पहले बैटिंग ही करनी पड़ेगी। हाँ आई नो वो हॉरर्स रहेंगे 2023 वर्ल्ड कप के कि उन्होंने चेस कर दिया था, ऐसा कर दिया था, लेकिन लॉजिकली हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो पिच है उसको लेते हुए हमें पहले टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग नहीं है क्लियरली, या और उन्होंने 350 चेस भी कर रखा है। तो कायदे से हम उनकी स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हैं सेकंड इनिंग्स में आके डोमिनेट करने का, लेकिन अभी जो हमारी बॉलिंग है वो किसी स्ट्रेंथ से कम नहीं है अब 4 स्पिनर के साथ अगर खेलेंगे तो। और हमें दूसरे पे रिलायंट कम होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा खेलना चाहिए। आई थिंक इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ही प्रॉब्लम ऐसी टीम्स है जिनकी इतनी बैलेंस स्क्वाड है, इतनी बैलेंस प्लेइंग इलेवन है कि आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर रिलाई कर सकते हो। दैट इज न्यूजीलैंड एंड इंडिया। हाँ काइंड ऑफ, मतलब इन दोनों का ही है वो डेप्थ भी इनके पास है। वुड से कि इंडिया के पास नहीं आती, इंडिया अगला लेवल मतलब हाँ, आप खिलाड़ियों का लेवल मैच करो तो उसके हिसाब से तो कोई भी पास नहीं आता। प्रॉब्ली अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होती तो ही आप उनको ले सकते थे साथ में। बट राइट नाउ चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बैलेंस स्क्वाड सिर्फ 2 ही हैं जो कि दोनों तरह से मैच जीत सकते हैं, वो न्यूजीलैंड इंडिया ही है। तो हाँ, इंडिया के पास वो दोनों का एडवांटेज है। आई थिंक टॉस जीत के हम लोग को बैटिंग करनी चाहिए। और अगर प्लेइंग इलेवन की बातें करें, ऑस्ट्रेलिया की जल्दी से कर लेते हैं। ओपनिंग में अब शॉट तो नहीं होने वाले, कूपर कॉनली करके आए ना, कूपर कॉनली आए, उन्होंने 6 मैचेस खेल रखे हैं, 3 ओडीआई खेले सिर्फ, 3 ओडीआई खेले, 2 T20 1 टेस्ट मेरे ख्याल से। और लेफ्ट आर्म बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी डालते हैं, विच कुड बी अ टेम्पटिंग ऑप्शन क्योंकि अब आपको वहाँ पे स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। बट मैं मैकगर्क के साथ जा रहा हूँ। हाँ, आई थिंक वो लोग भी जाएंगे गिवन कि उन्होंने थोड़ा ट्राई कराया था इनको इस फॉर्मेट के अंदर। एंड इससे पहले आई थिंक उनका शायद फर्स्ट ऑप्शन यही था कि अगर फ्रेजर मैकगर्क चल जाते तो हम लोग उनको ही स्टार्ट करा देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो पे ऑफ हो नहीं पाए थे, इसलिए मैथ्यू शॉट को लोग लेके आए थे। मैथ्यू शॉट बॉलिंग भी कर लेते हैं, पिछले मैच में बॉलिंग भी करी थी। मैं मैकगर्क और हेड से ओपनिंग करा रहा हूँ, मजा आएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, स्मिथ, लाबुशेन, इंग्लिश, कैरी, मैक्सवेल, ये हमारा मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। और बॉलिंग में भी आई थिंक डॉर्शियस, एलिस, स्पेंसर और जैम्पा खेलेंगे जो था। काइंड ऑफ आप कह सकते हो नंबर 7 के बाद बैटिंग है नहीं। डॉर्शियस ने हाँ थोड़ा बीबीएल में टॉइंग करा है, बट अगर आपको एक बेटर बैटिंग ऑप्शन चाहिए था तो शायद आप शॉन एबर्ट को खिला सकते थे। उस पर अभी टीम ट्रस्ट इतना करना चाह नहीं रही, प्लस डॉर्शियस ने पिछले मैच में अच्छा भी करा है। तो आई डोंट सी दैट चेंज हैपनिंग। मेन इसमें टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, देखो 8 हमें बैटर मिल जाते अगर एबर्ट खेलते, बट अभी हम 7 के साथ ही रहने। बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा नहीं है भाई, बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। प्लस आप देख रहे हो कि एक आउट एंड आउट स्पिनर आपके पास एक ही है ऑन पिचेस लाइक दिस, जहाँ पे इंडिया 4 स्पिनर लेके उतरने वाली है। तुम ये सोचो, आउट एंड आउट स्पिनर तो न्यूजीलैंड के पास भी एक ही था, लेकिन दे हैड बेटर पार्ट टाइमर्स। अभी यहाँ पे आप मैक्सवेल से आप 10 ओवर डालोगे, और कौन है स्पिन डालने वाला? फिर आप लाबुशेन से क्या कहोगे, आप स्पिन डालना शुरू कर दो, ट्रैविस हेड या स्टीव स्मिथ वापस आ रहे हैं अपने ओरिजिन्स पर, या ट्रैविस हेड बॉलिंग करने वाले। तो भाई ऑस्ट्रेलिया कैन बी बैडली एक्सपोज्ड। उनकी जो टीम है इट डज नॉट सूट द कंडीशंस एट ऑल। दुबई में जो होने वाला है, ये मैं 1 सेकंड में यही कहूंगा, ये पता नहीं गंभीर और रोहित को क्या इनसाइडर इन्फो मिल रखी थी 2 महीने पहले से कि इन्होंने कहा हम 5 स्पिनर ही खिलाएंगे। पर ये इट्स क्रेजी भाई, द वे दे हैव रेड द सी। काफी लोग क्रिटिसाइज इस चीज को करेंगे, एंड मैं खुद भी कर रहा हूँ कि जो स्केड्यूलिंग हुई है मैचेस की, इट हैज बीन टेरेबल इन द सेंस। मतलब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी दोनों फ्लाई इन करके अपने मैचेस के बाद और यहाँ पे आए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि किसका मैच होने वाला है इंडिया से, क्योंकि कोई भी खेल सकता था डिपेंडिंग ऑन कौन फिनिश करेगा। एंड साउथ अफ्रीका लैंड करी एंड विद इन अ फ्यू आवर्स उनको वापस जाना पड़ा, टच एंड गो था उनका लिटरली। तो बहुत कम टाइम मिला इनको प्रिपरेशन करने के लिए। बट एट द सेम टाइम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो रोहित शर्मा का एंटोराज वहां पे था, टीम इंडिया का भी हम श्योर वहां पे होगा ऑलरेडी, जिन्होंने ये चीज रीड करी थी पहले, क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट को ये चीज पता थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली, तो इंडिया के मैचेस जो होंगे वो यहाँ पे दुबई में होने वाले हैं। तो बाकी सबके पास भी अपॉर्चुनिटी थी। इंग्लैंड जो 4 दिन के लिए घूमने चली गई थी, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोग आके देख सके कि अच्छा पिचेस कैसी हैं यहाँ पे, पर उन लोगों ने उस चीज़ का फायदा नहीं उठाया। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने जो चीज़ करके दिखाई है, नॉट ओनली इंडिया में सब लोग सरप्राइज हैं, बाहर भी सब लोग सरप्राइज हैं। हार्ड वर्क है भाई, क्लियर एंड ये स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है। ये रोहित शर्मा के अंडर हमने बहुत लोगों से सुना है, टैक्टिकली बहुत प्लान्स बनाते हैं। तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि ये लोग जा रहे हैं, एंड गंभीर भी इस पेज पर है, वरना गंभीर का हमने ज्यादा सुना है कि इंस्टिंक्ट भी ज्यादा होता है। तो ये डेफिनेटली है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बैडली एक्सपोज हो सकती है। तुम ये सोचो यार, स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, इन लोग के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स अगर आएंगे, देखो जैम्पा स्टैटिस्टिकली सिंस 2023 वर्ल्ड कप हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स। मैंने इनफैक्ट इनका एक वो चीज नोट भी करी थी, आफ्टर कुलदीप 54 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, सेकंड हाईएस्ट है कुलदीप यादव के बाद पूरे वर्ल्ड में ओडीआईज में। थे भी 2-3 विकेट ही पीछे थे शायद, 2-3 विकेट ही पीछे थे। 54-53 कुछ विकेट्स का इनका गैप है, मतलब 1 विकेट का गैप है।
अब आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी शायद बढ़ गया होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। पर उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? मैक्सवेल इस विकेट पे अगर विकेट उसको मिल रहा है तो वो बता इंडियन बैटर्स अपनी ही बेवकूफी से देंगे उनको विकेट। He does not have the capability to get those wickets on this wicket. मतलब जैसे रोहित शर्मा की हमने बात करी कि जैसे उनने वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को साथ में नहीं कराया क्योंकि आप एक तरफ से लिमिट कर रहे हो और एक तरफ से विकेट टेकिंग ऑप्शन है। यहाँ पे तो है ही स्पिनर, एक तो आप लिमिट किससे कराओगे, विकेट किससे लोगे, उसका ऑप्शन ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास। उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए मिडिल ओवर्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस गेम कि मिडिल ओवर्स में डोमिनेट आप कैसे करोगे। अब देखो इस लाइनअप के साथ ये भी है कि एक्सप्लोजिविटी बढ़ जाती है काइंड ऑफ। अगर मैकग्राथ इफ ही फायर्स अप तो इट्स एन अबनॉर्मल स्टार्ट। ट्रेविस हेड अगर वो दोनों चल जाएंगे तो इनको बैटिंग से बहुत, ऑस्ट्रेलिया का गेम विल बी वन ऑन देयर बैटिंग नॉट ऑन देयर बॉलिंग। बॉलिंग से आप एक्सपेक्टेशन लेके चल नहीं सकते। दे हैव टू स्कोर दोज एक्स्ट्रा रन्स, वो मार्जिन क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ड्यू नहीं मिलने वाली है आपको। वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको ड्यू मिल गई थी, आपने चेस कर दिया था, यहाँ वो ड्यू नहीं मिलने वाली है, तो इतना आसान होगा नहीं इनसे। बॉलिंग में क्या आप किसी और को ट्राई करना चाहोगे? क्या शॉन एमर को ट्राई करना चाहोगे कंसिडरिंग कि इंडिया के इतने सारे स्पिनर्स हैं? आपकी बैटिंग को इशू होगा तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट के लिए एक बॉलर आप ले लो वहाँ पे। इट्स अ टेम्पटिंग ऑप्शन फॉर श्योर, बट मुझे लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ये सब टिंकरिंग करेगी भी आके। दे डोंट इवन केयर दैट मच। वो उनका गेम प्लान सेट है, वो जैसा जाना वैसे ही जाएंगे वो। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, अब लाइनअप क्या होना चाहिए, तो तुम्हें क्या लग रहा है? आई थिंक ये 4 स्पिनर वाली अप्रोच जो है, जो पे ऑफ कर गई है, या तो ये पे ऑफ ना करती तो फिर हम लोग देखते कि वापस चेंज हो जाती। जिस तरीके से लोग जीते हैं, प्लस उसने रोहित शर्मा ने आगे कहा इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, यू नो देयर इज समथिंग अबाउट हिम, वरुण चक्रवर्ती के बारे में। कुलदीप यादव पे इन लोगों ने कॉन्स्टेंटली वो ट्रस्ट दिखाया है। 2 नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक एवरीथिंग इंडिकेट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि हम लोग 4 स्पिनर्स के साथ जाने वाले। आई थिंक ये चीज चेंज नहीं होने वाली। अब नहीं हो सकती मुझे लगा। और ये भी मतलब ये इट्स अ रेयर साइट अंडर रोहित शर्मा कि एकदम से ऐसे आके एक ट्रम्प कार्ड रिलीज करा है। यूजुअली ही ट्राइज टू स्टिक टू जस्ट वन लाइनअप। ये ट्रम्प कार्ड वाली चीज भी मतलब हमने पिछले 2 टूर्नामेंट्स में इंडिया के साथ देखी है भाई। नहीं, 2 में क्या देखी है? T20 वर्ल्ड कप में जब वो कह रहे थे स्पिनर्स लेके जाएंगे, हाँ कि 3 स्पिनर्स लेके जाएंगे, मतलब जब वो कह रहे थे मैं बताऊंगा बाद में, बहुत ऑब्वियस है नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए। वो लोगों को समझ में नहीं आया, बट अगर आप फॉलो कर रहे हो गेम को तो आपको पता है कि रोहित शर्मा को नंबर 8 चाहिए। तो वो चीज थी। प्लस फिर अब यहाँ पे ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रम्प कार्ड थे, तो आई डोंट थिंक किसी ने भी बिलीव ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो थोड़ी चीजें हैं जो कि इंडिया एक अलग तरीके से अप्रोच लेके आ रही है। जैसे 23 वर्ल्ड कप में सबको पता था 99% क्या लाइनअप होने वाला है, सबको पता थी ये चीजें। उसके बाद से हमेशा थोड़ा सा इधर उधर है। आई थिंक हम लोग इंडिया में रह के ये चीज़ कह रहे हैं तो अपोजिशन भी थोड़ा बहुत तो हो गई भाई। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब होगी इस वक्त। ये दैट्स अ गुड पॉइंट। मतलब काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुड बी वेरी स्केयर्ड ऑफ वरुण चक्रवर्ती राइट। हाँ, मतलब वो खोल सकता है पूरा इन लोगों भाई। तुम्हें 1 दिन का टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने का, लिटरली। और तुमने अभी खुद ही बताया कि ये लोग ट्रैवल करके आए थे, वैसे ही स्ट्रेस्ड हैं। नहीं कर सकते भाई आप प्लान इतना टाइम ही नहीं मिला आपको। ये 1 दिन का जो गैप हो गया है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया के लिए कि आपने सही मोमेंट पे अनलीश करा ट्रम्प कार्ड को और वो फिट बैठ गया, तो अब आपको दूसरी टीम को तो चांस ही नहीं मिलने वाला। एक तो अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था माइकल हसी का, एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि जैसे वरुण चक्रवर्ती को इनको टैकल करने के लिए 1 दिन का मौका मिला है। अब ऐसा भी होता है क्या कि कोचेस समटाइम्स ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने अभी बड़े मैच से पहले इनको बता दिया। धोनी वाला जो था ना भाई, मैं तो चौंक गया था देख के। धोनी ने गुस्से में लताड़ दिया था। हाँ, तो मतलब कैसा होता है कि एक्चुअली में फिर कोचेस चाहते हैं कि हम ना मिंगन करें, ये लोग जाके डायरेक्टली खेल लें। बिल्कुल। आपको एक बड़े फाइनल से पहले एक रात को यूजुअली आप ट्राई करते हो कि कोई प्रैक्टिस का कुछ ना हो, स्विच ऑफ करो गेम से, फिर अगले दिन जाके एक्सप्रेस करो अपने आप को। उसमें अगर आप एक रात पहले कि अभी कुछ घंटे फाइनल, एक रात पहले अगर आप ये करोगे, अच्छा वैसे ये एक मुझे फुटेज मिलेगी बॉलर की, इसका ये ट्रिक विक रहता है, इंटेंशन अच्छा है आपका, आप एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन बैटर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि उस चीज़ को अपने दिमाग में कैलिब्रेट कर पाए। तो समटाइम्स वो होता है ना कि टू मेनी ऑप्शंस क्रिएट्स कंफ्यूजन। एग्जैक्टली। इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात हो जाती है। तो मुझे पता है इतनी चीजें, उतनी भी फोकस करना। तो धोनी ने तो लताड़ा था उनको, आई विल बैट माय ओन वे आउट होके। तो बट है भाई, मतलब ये सीन डेफिनेटली होता है। और ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया इफ दे डोंट थिंक टू मच। वरुण चक्रवर्ती के बारे में अगर वो ज्यादा सोचेंगे तो वो अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हैं। आई थिंक स्पेसिफिकली जो ओपनर्स हैं हमारे, इनको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ओपनर्स तो वैसे सोचेंगे भी नहीं ना।
भाई अगर टिक गए, ट्रैविस हेड जैसे टिक जाते हैं हमारे अगेंस्ट, तो ही वुड गेट टू फेस वरुण चक्रवर्ती. I think Travis Head is not that character though. He will stick to his game. हाँ, he is not going to change it according to any bowler. तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं. मैकगॉर के पास इतना कुछ है ही नहीं. अभी तो यंगस्टर ही है. अभी क्या है, उनसे एक्सपेक्ट भी क्या करोगे आप. तो मेरे ख्याल से तो ये हो रहा है भाई. वी आर स्टिकिंग टू द 4 स्पिनर स्लॉट. हर्षित राणा नहीं खेलेंगे. मोहम्मद शमी आई थिंक विल कंटिन्यू बिकॉज अभी एक्सपीरियंस बंदा एक चाहिए. एंड अब वी आर टू डीप इनटू द टूर्नामेंट टू हैव हर्षदीप आल्सो. वो नहीं होने वाला. बैटिंग में भी आई डोंट थिंक कि पंत आने वाले हैं अब तो. और नहीं, ये गलत भी होगा. ये गलत भी होगा. हमें खेल के साथ स्टिक करना चाहिए उनको. अगर आपने ट्रस्ट करा तो पूरे मौके दो. आखिरी 2 मैचेस हैं, मौके दो, देखो क्या निकल के आता है. नहीं आता तो हम कॉन्वर्जेशन करेंगे इसके बारे में. लेकिन अभी बीच टूर्नामेंट में ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए उनके साथ. तो ये तो मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि लाइनअप सेम रहेगा. अब इसमें देखो पॉइंट क्या है. वरुण चक्रवर्ती अगर हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं, हमारे मिडिल ओवर्स काइंड ऑफ और स्ट्रांग हो गए हैं अभी. हमारा जो ओनली वीक पॉइंट है वो हमारे न्यू बॉल के साथ होने वाला है. न्यू बॉल पे अब मुझे लगता है कि हम लोग की बैटर्स की भी थोड़ी बातें कर लें. अगर हम लोग फील्डर्स थोड़े ऊपर रखेंगे मिडिल ओवर्स में, तो स्पिनर्स तो हमारे डेडली हो सकते हैं. नई बॉल पर जो मेरा की बैटल होने वाला है वो है ट्रैविस हेड और हार्दिक पांड्या का. आई पर्सनली डोंट थिंक कि मैं मोहम्मद शमी को वहां पे पिच करना चाहता हूँ. इट्स जस्ट माई गट फीलिंग. मुझे लगता है अगर डिफरेंस आएगा तो हार्दिक पांड्या के तरफ से. तो ये ट्रैविस हेड, इट इज सच अ बिग हेडेक फॉर नॉट ओनली अस एज इंडियंस, आल्सो फॉर रोहित शर्मा. इनका जो भी आपस में रिलेशनशिप है, ट्रैविस हेड तो लगातार तारीफ पे तारीफ के पुल बांधता है रोहित शर्मा पे. फेवरेट प्लेयर भी है, सबसे हैंडसम भी वही है. बट वो है भाई, मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है रोहित शर्मा पे कि ट्रैविस हेड को ये लोग कैसे टैकल करते हैं. प्रॉब्ली देयर मेन प्लेयर, जिसको ये लोग सोचेंगे कि यार अगर ये चल गया ना तो ये गेम अकेले ले जाएगा. और मुझे ऐसे लगता है कि हार्दिक पांड्या को स्टार्टिंग में 3-4 ओवर मिलेंगे डालने को. उस स्पेल में अगर ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस, तो वी सी समथिंग मैजिकल. प्लस टू हिज क्रेडिट, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, चाहे हम लोग बाबर का विकेट ले लें, जब पाकिस्तान में था, जब विकेट नहीं आ रहे थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में पहला विकेट उन्होंने निकाल के दिया. यहाँ पे भी उन्होंने ही अपने निकाल के दिया. तो अपने दिमाग से वो जो भी चीजें करते हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर इट सीम्स. जैसे बॉलिंग करते हैं वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं जिससे वो टैकल कर लेते हैं. एक और जो मेरा की बैटल होगा, मैं इसमें ज्यादा की बैटल रखना चाहता नहीं हूँ. एक मैं वरुण चक्रवर्ती और जॉश इंग्लिश का इन द मिडिल ओवर्स. आई थिंक जॉश इंग्लिश अगर टिकेंगे, हाँ मुझे पता है लाबुशेन अच्छे बैटर है, स्मिथ अच्छे बैटर है, जो टारगेट्स को चेस करने का जो एक्स फैक्टर रखेंगे, जैसे हम शेयर शेयर की बातें करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी जॉश इंग्लिश. मिडिल ओवर्स में अगर उनका विकेट आता है वरुण चक्रवर्ती के थ्रू, आई डोंट थिंक द बैटिंग हैज इनफ डेप्थ to chase any target that India makes, या फिर to post a big enough target to scare India in the second innings. I think ये बैटल, और वरुण चक्रवर्ती होंगे भाई एक्स फैक्टर. वो अनडिनाइबल एक्स फैक्टर है. बैटिंग में भी पता है, वंस अगेन हम बहुत की बैटल्स बना सकते हैं. विराट कोहली का बना सकते हैं, श्रेयस अय्यर का बना सकते हैं, अक्षर पटेल वर्सेस जैम्पा बना सकते हैं. बट मैं 2-3 ही लूंगा नाम. एक तो मुझे आई हैव टू टेक दिस, बट रोहित वर्सेस डॉर्चिस, लेफ्ट आर्म पेसर. आई स्टिल बिलीव अगर रोहित ने 10 ओवर में हमें अच्छी स्टार्ट दी थी. एक होता है ना कि गेम आप जीत गए लेकिन थोड़ा सा देयर वाज सम मीट टू इट. एक होता है कि कोई आस पास भी नहीं था. मतलब वी ऑलवेज न्यू वी आर गोइंग टू विन. वो फैक्टर ना सिर्फ रोहित शर्मा के अगर थ्रू अगर आ जाए तो देयर इज नो वे वी आर गेटिंग क्लोज. 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, अगर रोहित के वो रन हटा दो, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट भाई. सी रोहित जैसे खेलता है, एंड दैट इज व्हाई मुझे लगता है कि एक रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर इन बैटिंग. एंड वो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लो ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है एंड दे स्कोर 300 समथिंग, उसके बाद अगर रोहित शर्मा आउट हो ना, गेम आई थिंक मोर लेस डन है फिर इंडिया के लिए. क्योंकि वो फिर बाकी यस पेडिग्री है उनके पास ये चीज़ करने की, बट एट द सेम टाइम वो इतनी फायर पावर जनरेट करना उस पिच पे इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो उनका बैटिंग स्टाइल वैसा है ही नहीं हो चेस कर पाए उस चीज़ को. लाइक देयर इज दिस वेरी फेमस रील दैट इज गोइंग वायरल राइट नाउ, एंड उसमें ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है 2023 वर्ल्ड कप में आपको एक विकेट बचाना है, या तो आप विराट कोहली का नॉट आउट रख सकते हैं और रोहित का. वो कंसेंसस होता है उसमें. हाँ, मतलब विराट कोहली फैंस भी कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा, क्योंकि अगर हमें पता है नॉट आउट है ना तो ये मैच जीत रहे हैं भाई. वी कैन स्लीप गुड. हाँ, जीत रहे हैं, मतलब वो पछाड़ के आ रहे हैं सारे प्लेयर्स को. जस्ट लाइक आई सेड कि अगर वो 100 मारेगा तो 70-80 बॉलों में ही मार सकता है, उससे लेट जा ही नहीं सकता वो. तो है रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी आवर की फैक्टर इन बैटिंग. और दूसरा नेचुरली क्योंकि उनका एक ही मेन बॉलर होने वाला है जैम्पा. हाँ, has to be Shreyas Iyer. Like Shreyas Iyer, if he can take on their main bowler, भाई ये मजबूर हो जाएंगे मैक्सवेल से ज्यादा ओवर्स कराने पे. और उसको तो आप आराम से 6 सिंगल ले सकते हो. बात अल्टीमेटली आएगी पेसर्स के ऊपर. पेसर्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. एक स्पिनर को डिसमेंटल अगर आपने कर दिया,
यहाँ पे तो फिर भी ब्रेसवेल थे, ग्लेन फिलिप्स थे, रचिन रविंद्रा थे, बहुत थे स्पिनर्स इनके पास. इनके पास लिटरली सिर्फ 2 हैं, उसमें से एक पार्ट टाइमर है. अगर श्रेयस अय्यर ज़ैम्पा को डिसमेंटल कर सकते हैं, आई एम पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम विराट कोहली इन दिस गेम. ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो 100 ही आएगी भाई बहुत तगड़ी, या फिर यू कैन सी हिम गेट आउट टू एडम ज़ैम्पा इन द मिडिल ओवर्स. ओके. प्लस अ लॉट डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट से उनको बैटिंग करने के लिए आ रहा है. अगर रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दे दी तो डेफिनेटली क्वेश्चन होगा. बट मुझे लगता है मोर देन विराट कोहली वो डिफरेंस मेकर मुझे लगता है श्रेयस अय्यर हो सकते हैं. जस्ट माई थॉट. ओवरऑल अगर हम एक्स फैक्टर्स की बात करें तो कुड बी प्लेंटी भाई. वरुण चक्रवर्ती तो उनके नाम में ही एक्स फैक्टर है. हार्दिक पांड्या भी आई थिंक, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव उनकी बैटिंग इतनी आएगी नहीं क्योंकि इनके मिडिल ओवर्स में ऐसे कोई बॉलर है नहीं खास. लेकिन हार्दिक पांड्या चाहे पूरे मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डालें और बैटिंग भी ना करें, लेकिन ही हैज़ दैट रोल, दैट एबिलिटी कि वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन के आएंगे. चाहे एक ही विकेट लें लेकिन वो बहुत क्रूशियल विकेट लेंगे. आई थिंक हार्दिक पांड्या कुड ऑल्सो बी अंडररेटेड शाउट. बट ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन की बातें करें, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेगमेंट, ऑन पेपर मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, लॉजिकली दिस गेम शुड बी ईजियर दैन न्यूजीलैंड. होगा नहीं मोस्ट लाइकली, मेंटल बैटल आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया अपना गेम भी अप कर लेती है, बिग गेम प्लेयर्स हैं. ऑन पेपर इफ इंडिया स्टिक टू देयर स्ट्रेंथ्स, ये मैच क्लोज भी नहीं है. आई थिंक लिटरली एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि इंडिया को जीतना चाहिए. हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक वो जो आप वो मेंटालिटी फैक्टर देते हो ऑस्ट्रेलिया को कि यार दे स्टेप अप इन दीज ओकेजन्स, जो कि रोहित शर्मा ने बोला भी है कि वी नो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसे मैचेस में स्टेप अप करती है. इट्स आवर टाइम नाउ कि हम फोकस करें अपने ऊपर. या आई थिंक बस पॉइंट यही है कि मतलब आपकी जो कंडीशंस हम आपको फेवर कर रही हैं, आप लगातार सारे मैचेस एक ही स्टेडियम में खेलते आ रहे हो, आपकी स्क्वाड आपको फेवर कर रही है, आपकी चॉइसेस आपको फेवर कर रही हैं. ऑस्ट्रेलिया को बेरली एनी टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए. न्यूजीलैंड स्टिल हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, एटलीस्ट 4-5 दिन थे उनके पास इस गेम के लिए. ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट हैव एनी टाइम. उनकी ए टीम नहीं खेल रही है, हर चीज़ आपके फेवर में है. एंड दैट इज़ वाई अगर इंडिया ये मैच हारती है, मतलब भाई वो जो हम आई थिंक उससे ये कंक्लूड हो सकता है भाई कि जो हम 24 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, डिड नॉट ब्रेक दैट शेल जो हमारा है. यार देखो, मैं अभी भी मानता हूँ कि नॉकआउट्स में वही बात होती है कि बहुत थिन मार्जिन होता है. ऑन दैट गिवन डे या फिर इन दैट गिवन फेज भी हो सकता है. हाँ, वो भी होता है. बट मैं वही कह रहा हूँ, देखो तुम अगर लॉजिकली चीज़ों को टिक ऑफ करते रहो, पिच एंड कंडीशंस हमारे फेवर में होने वाली हैं. टॉस इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ड्यू नहीं होगी. और बाय चांस अगर हम चेस कर भी रहे हैं जहाँ पे बॉलर स्लो हो जानी चाहिए, उनके पास वो बॉलर्स नहीं होते, स्पिनर्स नहीं, उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो वो भी जितना हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता था ना टॉस, वो हो चुका है. अहमदाबाद वाले मैच में आप कह दो कि हाँ वो टॉस हम हार गए, हो गया, वो हो गया, ड्यू आ गई, लाइट्स आ गई अंदर. यहाँ पे वो चीज़ का एक्सक्यूज है नहीं. तो पिच एंड कंडीशंस टेकन केयर ऑफ. हम लोग का जो गेम प्लान है दैट इज मोर सूटेड. हमारे पास एक एक्स फैक्टर आ गया जिनको उन्होंने कभी खेला ही नहीं है. उनकी लाइनअप में जो उनके मेन बॉलर्स हैं वो डिप्लीटेड हैं. तो ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया के पास जो मैं उनको कह दूं कि ये बेटर करने वाला? लॉजिकली कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटालिटी. और शायद अगर फील्डिंग बेटर करेंगे तो. बट यार इंडिया हैज टू मेनी फैक्टर्स राइट नाउ. ट्रैवलिंग का नुकसान उनको है. हम सारे मैचेस यहाँ पे खेल रहे हैं, हमें कंडीशंस बेटर पता है, हम सूटेड हैं यहाँ पे. हर चीज़ तो हमारे फेवर में है. तो मैं कहाँ से कह दूं कि इंडिया नहीं जीत रही है? आई थिंक येस, ऑन दैट गिवन डे, इन दैट गिवन फेज वो चीज़ें हो सकती हैं. बट एज यू सेड, अल्टीमेटली अगर हम ये भी नहीं जीतते हैं तो इससे बेहतर चांस तो नहीं मिलने वाला. तो यहाँ पर भी अगर आप नहीं हरा रहे हो तो मतलब इससे बड़ा गुड़ गोबर नहीं है. आप डोमिनेट कर रहे हो लिटरली. पर्सनली आई डोंट सी हाउ इंडिया इज नॉट विनिंग. मतलब मुझे लग रहा है कि वी आर विनिंग दिस. और कोई आई एम नॉट गिविंग एनी चांस टू ऑस्ट्रेलिया. मेरा पता नहीं कैसा हुआ है, मेरे को कल रात को बड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी इस मैच को लेके. मुझे लगा था बहुत ज्यादा फंस सकता है मैच अल्टीमेटली. बट अभी जब मैं पॉडकास्ट करने बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हाँ, बट मुझे पता नहीं कि अभी लग रहा है कि हो सकता है एक फेज में हमें लगेगी फंस जाएगा, जैसे वो न्यूजीलैंड वाले मैचेस थे हमारे वर्ल्ड कप के. बट अल्टीमेटली इंडिया विल विन दिस. मुझे लगा कि फाइनल में आ रहे हैं एंड इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल दोबारा हो सकता है. नहीं तो साउथ अफ्रीका से होगा. T20 वर्ल्ड कप रिपीट. दैट्स बेटर काइंड ऑफ फाइन. चोक तो करना ही है. तो लेट्स सी भाई क्या होता है. बाकी आई थिंक ऑन दैट नोट हमने सारी बातें कवर कर ली है. नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग जो है सेमीफाइनल्स का रिव्यू करेंगे. प्लस वो जो IPL की खबर आई उनको भी मजा आएगा डिस्कस करने में. अब तो रहाने की बातें करनी पड़ेंगी भाई. क्या यार बीच में ही दे दिया शॉकर एक. बट ठीक है भाई. बाकी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चलती रहेंगी. मेंबर्स ओनली. मेंबरशिप्स हमारी ज्वाइन कर लेना सब लोग. और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में.